अध्याय 41 लिटिल ग्रीन की सफलता, एज और ड्रैगन का उदय। अल्पविराम। असंख्य ड्रैगन स्प्रिंग तलवारें हवा में प्रकट हुईं। वे बिल्कुल भी अलौकिक नहीं थीं। उनमें अपने वास्तविक स्वरूप की पूरी शक्ति समाहित थी। उनकी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा लगभग पूरी दुनिया को चीर सकती थी। तलवारों की नोकें सीधे विक्रम की ओर थीं। वह उनके बीच घिरा हुआ था और पलक झपकते ही ततैया के छत्ते में जा गिरेगा। भले ही हरे रंग का कोकून उसे बचाने की पूरी कोशिश करे, फिर भी आकाश में फैली तलवार जैसी रोशनी के बीच उसका अस्तित्व नगण्य ही था। बलवंत होश में प्रतीत हो रहा था और उसकी आंखों में एक तीव्र आभा थी। अब सब कुछ समाप्त होने का समय आ गया है। उसने अपनी तलवार को धीरे से लहराया, लेकिन एक विशाल लहर आकाश में उठ उठी और पूरी दुनिया उस शक्तिशाली तलवार की शक्ति से निगलने ही वाली थी। ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड का सिर एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो बादलों को निगलते हुए और धुंध उगलते हुए तेजी से आगे बढ़ गया। दरार। अंततः हरे कोकून पर एक दरार दिखाई दी और वह मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गई। हर कोई उस पर मौजूद हरे रंग की परतों को जैड की तरह चमकते और गायब होते हुए देख सकता था। गर्जन। आकाश में अजगर की दहाड़ गूंज उठी। सबके शरीर कांप उठे और सचमुच उन्हें घुटने टेकने की इच्छा हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी ही दूर पर गुफा में छिपे हुए पक्षी और जानवर सभी बाहर आ गए थे। उनके चेहरे पर श्रद्धा का भाव था और उन्होंने अपना सिर उस ओर झुकाया जहां विक्रम था। जिन लोगों की बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई थी, वे भी एक अत्यंत भयावह आभा का अनुभव कर सकते थे। अगर कोई इस इलाके में घूमे तो उसे यकीनन एक बेहद विचित्र दृश्य देखने को मिलेगा। यहां तक कि दुश्मन प्रजातियां भी इस समय शांतिपूर्वक एक साथ रह रही थीं, एक ही दिशा में देख रही थीं। इस बीच रहस्यमय सार के क्षेत्र में कहीं और कुछ राक्षसी जीवों से लड़ रहे छात्रों ने अचानक पाया कि वे राक्षसी जीव पागल हो गए हैं। वे घेराबंदी से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन वे लड़ना जारी नहीं रखना चाहते थे। वे दूर भाग गए और फिर तेजी से घने पहाड़ी जंगल में गायब हो गए। इन राक्षसी जानवरों को क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे ये अचानक पागल हो गए हों। इनकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। वे सब अचानक क्यों भाग गए? इस वर्ष का मिस्टिक एसेंस मिस्टिक क्षेत्र वास्तव में बहुत ही विचित्र है। या तो हम उन्हें बिल्कुल नहीं ढूंढ पाते, या फिर बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद वे भाग जाते हैं। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ जिज्ञासु लोगों ने अपनी तीव्र उड़ान क्षमता या साधना तकनीकों का उपयोग करते हुए उन जीवों का पीछा किया ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है। हालांकि रास्ते में उन्हें कई जादुई जीव मिले और ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी एक ही दिशा में जा रहे थे। उनमें उच्च कोटि के जादुई जीवों की कोई कमी नहीं थी। सुरक्षा कारणों से वे और आगे नहीं गए। वापस आकर उन्होंने अपने साथियों को इसके बारे में बताया, जिससे भीड़ में हैरानी फैल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ आध्यात्मिक पौधे खिलने वाले हों, इसलिए ये राक्षसी जानवर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं? इस बारे में सोचने के बाद भीड़ के पास सोचने के लिए केवल यही एक ही रास्ता बचा था। जादुई जीव तेजी से उस घाटी की ओर बढ़े जहां विक्रम था। कुछ दूरी पर पहुंचकर वे वहीं रुक गए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे किसी जीव को परेशान करने से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। घाटी में रहने वाले लोगों को बाहर क्या हो रहा था, इसकी जानकारी नहीं थी और उन्हें लगा कि यह सब ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड के कारण हो रहा है। ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड वाकई असाधारण है। सुनने में तो ये किसी असली ड्रैगन से अलग नहीं लगता। तलवार साधना अकादमी के लोग बलवंत को ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। उनके दिल आदर और विस्मय से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने बलवंत के चेहरे के अप्रिय भाव को नहीं देखा। हालांकि उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन स्प्रिंग तलवार शक्तिशाली थी, लेकिन ये पहले कभी ऐसी नहीं थी। उसकी संदेह भरी निगाहें फटे हुए कोकून पर पड़ीं। उसे वास्तव में महसूस हुआ कि ड्रैगन की चीख अंदर से आ रही है। धमाका। एक जोरदार, धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी, जिससे सब चौंक गए। कोकून से एक विशाल प्रकाश निकला, जिसने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। उसी समय अजगर की चीख और भी स्पष्ट हो गई। आकाश में हवा और बादल बदल गए। काले बादल धीरे धीरे घने होते गए। बारिश की एक लय बन गई। इतना भारी भार आकाश भी सहन नहीं कर पा रहा था, मानो वह ढहने ही वाला हो। आकाश गहराता चला गया और अचानक एक तेज हवा चली, जिससे सब लोग कांपने लगे। पल भर में आकाश और धरती अंधेरे में डूब गए, मानो अफरा तफरी मच गई हो। वे अपनी उंगलियां तक नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बाद सबको आखिरकार समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इस दृश्य को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है?
तेज हवा के कारण उनकी आवाजें टुकड़ों में बिखर गईं और वे कुछ भी स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे थे। बलवंत ने ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ रखा था और उनका चेहरा पहले की तरह शांत और तनावमुक्त नहीं था। कुछ देर बाद उनकी हथेलियों में पसीना आने लगा। वह सिर्फ रहस्यमय होने का नाटक कर रहा है। इतना कहने के बाद उसने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार घुमा दी। धमाका! अचानक आकाश में बिजली की एक तेज चमक कौंधी। गरजती हुई बिजली ने मानो आकाश को दो हिस्सों में फाड़ दिया। इस प्रकाश की सहायता से बलवंत को धुंधली सी दो राक्षसों की आंखें दिखाई दी। वे अत्यधिक ऊर्जा से भरी हुई थीं, मानो कोई प्राचीन राक्षस जाग उठा हो। बलवंत का दिल इतनी तेजी से धड़क उठा कि उसके हाथ में पकड़ी ड्रैगन स्प्रिंग तलवार लगभग छूट गई और जमीन पर गिर गई। ये बात तो सभी जानते होंगे कि तलवारबाजों के लिए तलवार को स्थिर रूप से न पकड़ पाना एक बड़ा वर्जित विषय था। अंधेरे में हर किसी को ऐसा लगा जैसे कोई चीज गुजर गई हो। वे ठंडी पपड़ियों और अंतहीन शरीर को मुश्किल से देख पा रहे थे और उनकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन विक्रम को वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बादलों में प्रकट अजगर का सिर लोगों को एक अपरिचित परिचितता का एहसास करा रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि लिटिल ग्रीन था, जो पहले ही आकाश से बाहर निकल चुका था। इसका शरीर 300 मीटर से अधिक लंबा था और यह एक नज़र में दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था मानो ये पूरी दुनिया को घेर सकता है और बादलों के सागर में उड़ सकता है। जब इसका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी से हुआ तो यह और भी मजबूत हो गया। घबराहट की लहरें उठ रही थीं। वह स्पष्ट रूप से भागना चाहता था, लेकिन इस अज्ञात प्राणी की शक्ति के कारण वह वहीं रुका रहा और हिल नहीं सका। तलवार पहाड़ों और नदियों को निगल रही है। बलवंत ने हार नहीं मानी। वह फिर से अपनी तलवार चलाना चाहता था। हालांकि इस बार अंधेरा आखिरकार छंट गया। विक्रम के सामने मौजूद हरा कोकून अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक छोटा हरा सांप दिखाई दिया। हरी आंखों की उस जोड़ी को देखते ही उसका हाथ अचानक हवा में रुक गया। किसी कारणवश उसे अचानक अभी अभी अंधेरे में उस जानवर की आंखें याद आ गईं। इस समय विक्रम की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी। चरम सीमा पर पहुंचने के बाद उसकी आभा में एक जबरदस्त परिवर्तन आया। उसकी आभा बिल्कुल गायब हो गई और वह एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखने लगा। उसकी आभा पूरी तरह से विलीन हो गई थी। हालांकि लिन बाई, जो उसके सामने एक साधारण व्यक्ति की तरह दिख रही थी, ने बलवंत को आधा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पहली बार बलवंत, जिसके चेहरे पर आमतौर पर कोई भाव नहीं होता था, ने हैरानी का भाव दिखाया। वह स्वर्ग मानव एकता की अवस्था तक पहुंच चुका था, जो सर्वोच्च स्तर की अवस्था थी। बलवंत अभी शियानिटिन अवस्था के 8वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया था, जबकि विक्रम ने अभी अभी उस स्तर को पार कर लिया था। मेरी हार हुई। उसके हाथ में मौजूद ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड एक कर्कश आवाज के साथ जमीन पर गिर गई, मानो कुछ टूट गया हो। अध्याय 42, एक असली ड्रैगन का जन्म। 6 कौशल उन्नत किए गए। अल्पविराम। किसी के कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने बलवंत के हाथ में मौजूद ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड को जमीन पर गिरते देखा। फिर उसने अपना सिर झुकाया और बिना किसी संघर्ष के हार स्वीकार कर ली। उसने यूं ही हार मान ली। क्या मैंने गलत सुना? बड़े भाई को क्या हो गया है? इतनी आसानी से हार मान लेना उनकी आदत नहीं है। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि बलवंत का हाथ, जो उसके वस्त्र में छिपा हुआ था, बुरी तरह कांप रहा था। इस समय लड़ाई तो दूर की बात है, तलवार चलाना भी उसके लिए एक चुनौती थी। तलवार साधना अकादमी और बाकी सभी की निगाहें विक्रम पर टिक गईं। तभी उन्हें समझ आया कि क्या हुआ था। अरे बाप रे, उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली? विक्रम की आभा में आया स्पष्ट परिवर्तन सभी को दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्हें उसकी वास्तविक साधना का स्तर नहीं पता था, लेकिन जो व्यक्ति बलवंत को सिर झुकाने पर मजबूर कर सकता था, वह निश्चित रूप से स्वर्ग मानव एकता की अवस्था तक पहुंच चुका होगा। ये तो सबको पता ही था कि बलवंत भी शियानिटिन की 8वीं अवस्था में लंबे समय से अटका हुआ था, फिर भी वह अगली अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाया था। विक्रम ने तो बस कुछ ही समय तक लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। मैंने सुना है कि कुछ लोग अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने पर और भी मजबूत हो जाते हैं। वे युद्ध में लगातार सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, खासकर जब वे जीवन मरण की स्थिति में हों। जब वे खतरे में होते हैं तो वे अपनी क्षमता को और भी अधिक उजागर कर पाते हैं। मैंने हमेशा इसे एक मजाक समझा था, लेकिन किसने सोचा था कि मैं इसे अब देख पाऊंगा। जैसा कि सभी जानते थे, युद्ध में पूर्ण एकाग्रता आवश्यक थी।
आखिरकार तलवारों और कृपाणों की कोई आंख नहीं होती थी और उनका हर वार घातक होता था। अचानक सफलता पाना आसान लगता था, लेकिन उसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन था। अगर उस समय कोई सफलता हासिल नहीं करता तो उसे अंततः भारी कीमत चुकानी पड़ती। ये नुकसान जायज नहीं होता। सभी ने भावुक होकर आह भरी। वे विक्रम को ऐसे देख रहे थे मानो किसी राक्षस को देख रहे हों। लोगों के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। बलवंत का चेहरा उदास था। वह अब पहले की तरह उत्साहित नहीं था। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, हमेशा कोई न कोई तुमसे बेहतर होता है। मैं हार स्वीकार करता हूं। उसने अपने थैले से क्राफ्ट पेपर का एक रोल निकाला और विक्रम को दे दिया। ये तलवार मकबरे का नक्शा है। विक्रम ने औपचारिकता नहीं बरती। उसने नक्शा उठाया और ऐसे चला गया जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। बलवंत ने काफी देर तक उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखा। अंत में उसने एक हल्की सी आह भरी। तलवार साधना अकादमी के शिष्य उसके चारों ओर जमा हो गए और उलझन में पड़कर पूछने लगे, बड़े भाई, भले ही उन्होंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो, लेकिन वे अभी स्वर पुरुष एकता की अवस्था के प्रवेश द्वार पर ही हैं। आप पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ते? परिणाम अभी अनिश्चित है। इतनी आसानी से हार मान लेना आपकी आदत नहीं लगती। बलवंत ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। जैसे ही विक्रम वहां से चला गया, उसके शरीर पर तनाव आखिरकार कम होता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी उदासी का साया मंडरा रहा था। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता? उसने धीरे से जमीन पर पड़ी ड्रैगन स्प्रिंग तलवार उठाई। ये देखने में तो एक साधारण क्रिया थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने इसे करने में काफी मेहनत की हो। ये है। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने अंततः स्पष्ट रूप से देखा कि मूल रूप से दोषरहित ड्रैगन स्प्रिंग तलवार पर वास्तव में हड्डी तक गहरी दरार थी। ये देखने में बेहद चकाचौंध करने वाली थी। ये दरार तलवार के मूठ से लेकर अंत तक फैली हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो यह शायद पूरी तरह से दो टुकड़ों में टूट जाती। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस्ताद द्वारा गढ़ी गई यह अत्यंत मूल्यवान ड्रैगन स्प्रिंग तलवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। यदि इसकी मरम्मत भी कर दी जाए तो भी इसकी नींव नष्ट हो जाएगी और यह अपनी पूर्व चरम शक्ति को उजागर करने में सक्षम नहीं होगा। उसने अभी तक एक भी कदम नहीं उठाया है। मेरी तलवार तो पहले ही नष्ट हो चुकी है और मेरा दांव भी पराजित हो चुका है। अब हम लड़ाई की बात कैसे कर सकते हैं? सभी लोग उस दरार को घूर रहे थे। ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरों पर लगा और वे काफी देर तक अवाक रह गए। तलवार साधना करने वालों के लिए तलवार व्यक्ति का एक अंग होती थी। तलवार के नष्ट होने पर व्यक्ति भी मर जाता था। अब जब ड्रैगन स्प्रिंग तलवार नष्ट हो चुकी थी तो बलवंत का सीधे सीधे हार स्वीकार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी बची खुची प्रतिष्ठा बचा सकता था। अन्यथा अगर वह सचमुच विक्रम के कदम उठाने का इंतजार करता तो हर कोई अवचेतन रूप से कांप उठता, उस दृश्य की कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। विक्रम को अभी भी यह नहीं पता था कि उसने तलवार साधना अकादमी के लोगों को किस तरह का झटका दिया है। उसने एक शांत जगह मिलने तक इंतजार किया, फिर रुककर लिटिल ग्रीन को बुलाया। एक हरी रोशनी चमकी और एक प्राचीन ऊर्जा का संचार हुआ, मानो कोई असली ड्रैगन जाग उठा हो। पहले ज्यादा सुर्खियां बटोरने से बचने के लिए विक्रम ने लिटिल ग्रीन को सबके सामने मायाजाल की तकनीक का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। केवल सफलता मिलने पर ही उसका असली रूप सामने आया। अब जाकर उसने लिटिल एप्पल के रूप रंग पर गौर किया। उसके सिर पर मौजूद दो छोटे उभार पूरी तरह से बढ़ चुके थे। ये स्पष्ट था कि वे अजगर के सींग के आकार के थे और उसके पेट पर मौजूद पंजे पहले से भी अधिक नुकीले हो गए थे। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक बड़ा हो गया था। कम से कम ये भान की रस्सी जितना लंबा तो नहीं था और कोई भी इसे नीचा नहीं दिखा सकता था। यह विस्मयकारी था। हालांकि यह अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था, फिर भी यह एक नन्हे ड्रैगन के रूप में दिखाई दे रहा था। विक्रम को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उसकी सभी 6 क्षमताओं को अपग्रेड कर दिया गया था। हेडबट को ट्रू ड्रैगन प्लेइंग विद पल्प में अपग्रेड कर दिया गया था। आयरन टेल को अपग्रेड करके दिव्य ड्रैगन स्विंगिंग टेल बना दिया गया था। विशैली धुंध को ऊंचे बादल और धुंध में अपग्रेड कर दिया गया था। वाटर कैनन को टॉर्नेडो रेन स्ट्राइक में अपग्रेड कर दिया गया था। बंधन को ड्रैगन गॉड सील में अपग्रेड कर दिया गया था। वंश प्रबंधन को ड्रैगन रोरिंग इन द 9 हेवंस में अपग्रेड कर दिया गया था। इन कौशलों के नाम ही काफी रोमांचक लग रहे थे। विक्रम को यह नहीं पता था कि इनका इस्तेमाल करने पर क्या होगा। वह अगली लड़ाई के लिए उत्सुक था।
गटकना गटकना। अभी तक तो उसे भूख का एहसास ही नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वह आज़ाद हो चुका था तो उसे भूख का एहसास हो रहा था। आखिरकार यह एक लड़ाई और एक बड़ी सफलता थी। भूख बहुत ज्यादा थी, यहाँ तक कि एक लौह पुरुष भी इसे सहन नहीं कर पाता। विक्रम अपने साथ ज्यादा सूखा खाना नहीं लाया था। उसने योजना बनाई थी कि वह वहीं से कुछ सामग्री जुटाएगा, कुछ शिकार करेगा या कुछ मछली भूनकर खाएगा। उसने आसपास देखा और पाया कि यह जगह क्रिस्टल झील से ज्यादा दूर नहीं है। चक्कर लगाते लगाते वह वापस उसी जगह पर आ गया और उसने देखा कि पहले वाली क्रिस्टल झील का रूप पूरी तरह बदल गया था। झील की सतह, जो पहले दर्पण की तरह साफ थी, अब मैली हो गई थी, मानो कोई दर्पण टूट गया हो। उस पर तरह तरह के दाग लगे हुए थे। तट जलीय पौधों, कुछ बदबूदार मछलियों और सड़े हुए झींगों से भरा हुआ था, और हवा में एक अवर्णनीय विचित्र गंध फैली हुई थी। विक्रम ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। अगर आसपास का वातावरण और कुछ पेड़ न होते तो उसे सचमुच लगता कि वह गलत जगह आ गया है। क्या हो रहा है? पता चला कि वे तीनों विस्फोटक मगरमच्छ असल में क्रिस्टल झील के राजा थे। वे आमतौर पर अपनी उच्च साधना शक्ति का इस्तेमाल करके अन्य कमजोर जादुई जीवों को धमकाते थे, इसलिए उनके अधीनस्थ विशेष रूप से अभिमानी थे। तीनों धमाका करने वाले मगरमच्छों के मारे जाने के बाद उनके अधीनस्थ बदला लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार उनके बॉस का यही हाल हुआ था। अगर वे आगे बढ़ते तो निस्संदेह खुद को ही खतरे में डाल देते। वे शोर शराबे के साथ तितर बितर हो गए और क्रिस्टल झील में भी अफरा तफरी मच गई। ओह हाँ, ये क्रिस्टल झील ही तो इसका घोंसला है। उन तीन विस्फोट करने वाले मगरमच्छों ने तो बहुत सी अच्छी चीजें छिपा रखी होंगी। विक्रम ने आंखें घुमाई और तुरंत एक योजना सोची। उसने लिटिल ग्रीन को झील का पानी सोखने के लिए बुलाया। लिटिल ग्रीन हवा में उछला और बवंडर की तरह सीधे झील से टकरा गया। झील की सतह पर बवंडर की तरह एक विशाल भंवर बन गया। झील का पानी भी अंदर की ओर खींच गया और पानी का स्तर तेजी से गिरने लगा। कुछ ही देर में झील की तलहटी तक पहुंच गया। अगर कुछ अच्छा होता तो वो तीनों धमाका करने वाले मगरमच्छों के साथियों में बढ़ जाता। इस बार कुछ जलीय पौधों के अलावा कुछ सड़ी हुई चट्टानें और मोती वाले क्लैम तो थे, लेकिन असल में कुछ भी नहीं था। विक्रम ने चारों ओर देखा और अपनी बदकिस्मती को कोसने लगा। अचानक उसकी नजर ठहर गई। अरे ये क्या है? अध्याय 43 काला जैड काला कछुआ। अल्पविराम। विक्रम करीब जाकर देखने लगा और अपने सामने उगे जलीय पौधों को हटाया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक पूरी तरह से काला कछुआ था। ये काले जैड की तरह चमक रहा था, मानो एक झिलमिलाती रोशनी बिखेर रहा हो। हालांकि कछुए की पीठ पर जगह जगह घाव थे। उसका मांस और खून बह रहा था और लगातार ताज़ा खून निकल रहा था। कछुए के खोल में भी एक बड़ा छेद था। वह बेहद डरावना लग रहा था। वह बस वहीं बेसुध खड़ा था। अगर उसकी सांसें धीमी न होती तो विक्रम को लगभग लगा था कि वह मर चुका है। गाना गाओ काले कछुए की नस्ल से युक्त काला जैड काला कछुआ पाया गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। उसके मन में सिस्टम की आवाज ने तुरंत विक्रम को आनंदित कर दिया और उसने तुरंत ब्लैक जैड ब्लैक टर्टल के साथ एक समझौता कर लिया। उसका खून कछुए की पीठ पर गिरा और एक विशाल जादुई घेरा प्रकट हुआ, जिसने उस व्यक्ति और कछुए दोनों को घेर लिया। ब्लैक जैड ब्लैक टर्टल को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। आखिर वह घावों से भरा हुआ था और उसमें प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। अगर विक्रम ने उसे न खोजा होता तो शायद वह ज्यादा देर तक जीवित न रह पाता। सफेद रोशनी ने काले जैड कछुए के शरीर पर लगे घावों को भर दिया। कुछ देर बाद घाव धीरे धीरे भर गए। काले जैड कछुए ने अपनी आंखें खोली और अपनी सेम जैसी आंखों से विक्रम को देखा, जिनमें विश्वास और भरोसे का भाव झलक रहा था। वह जानता था कि यही उसका रक्षक है। विक्रम ने उसके गहरे काले खोल को देखा और कुछ देर सोचा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने भीड़ को निराश नहीं किया और वही सरल और सीधा सादा नाम रखा, अब से तुम्हें छोटा काला कहा जाएगा। सौभाग्यवश लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड उस समय मानवीय भाषा नहीं बोल सकते थे, अन्यथा वे निश्चित रूप से विक्रम का उपहास उड़ाते और आज उस रंगीन युद्ध दल को एक और महान सेनापति मिल जाता। चूंकि उन्हें एक नया सदस्य मिला था, इसलिए जश्न मनाने के लिए उन्हें अपनी साधना को आगे बढ़ाना पड़ा। डिंग। मेजबान ने 10 दिनों की खेती का काम लिटिल ब्लैक को सौंप दिया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 50 बार रिटर्न सफलतापूर्वक ट्रिगर हो चुका है। मेजबान को 500 दिनों की साधना प्राप्त हुई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विक्रम के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और हवा में एक छोटी तलवार का आकार उभर आया।
आकार में छोटी होने के बावजूद यह असीम भव्यता से परिपूर्ण थी, मानो इसमें आकाश और पृथ्वी को चीरने की शक्ति समाहित हो। एक नज़र में ही कोई समझ सकता था कि यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसके सिर के ऊपर से तलवार निकली, ऊपर 3 फूल एकत्रित हुए और नीचे एक कमल खिला। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा तलवार में समाहित हो गई, जिससे मायावी आकृति धीरे धीरे और अधिक ठोस होती चली गई। अंततः शियू की ध्वनि के साथ यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इस क्षण विक्रम ने अपनी चौथी साधना तलवारबाज को जागृत कर लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, हर बार जब वह किसी दिव्य जानवर से अनुबंध करता था तो एक अतिरिक्त वर्ग जागृत हो जाता था। शायद यही वापसी तंत्र का तरीका था। विक्रम के कुछ सोचने से पहले ही लिटिल ब्लैक के शरीर पर मौजूद पुराना कवच धीरे धीरे उतर गया और उसकी जगह एक नया कवच आ गया। कछुए की पीठ पर कोई अशुद्धि नहीं थी। वह अत्यंत शुद्ध काले रंग की थी, मानो कोई काला आध्यात्मिक जैड हो। कछुए की पीठ पर बने पैटर्न भी बहुत सुव्यवस्थित थे, मानो उनमें आकाश के तारों की गति या 8 त्रिकोणों के 5 तत्वों की व्यवस्था समाहित हो। इससे एक प्राचीन आभा का हल्का सा आभास होता था। कुल मिलाकर विक्रम ने काफी देर तक अध्ययन किया, लेकिन फिर भी वही ये पता नहीं लगा सका कि आखिर हो क्या रहा है। लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड भी वहां आ गए। वे एक तरफ आपस में बातें कर रहे थे, मानो बहस कर रहे हों। किसी को नहीं पता था कि वे क्या कह रहे थे। विक्रम उन दोनों को देखकर हंसने को बेताब था। एक अजगर था और दूसरा लाल लुवान जो जल्द ही फीनिक्स में बदलने वाला था। वे अलग अलग प्रजातियों के थे, फिर भी आपस में आवाजें निकाल रहे थे। अब उनका एक दोस्त था जो भविष्य में काला कछुआ बनने वाला था, फिर बस एक सफेद बाघ की कमी रह गई थी। हो सकता है कि अगली बार जब आप विकसित हों तब आपको पता चल जाए कि उस पर बने पैटर्न का क्या मतलब है। विक्रम ने लिटिल ब्लैक की पीठ थपथपाई। लिटिल ब्लैक ने भी अपना सिर बाहर निकाला और आध्यात्मिक भाव से सहमति में सिर हिलाया। लिटिल ब्लैक की पीठ पर हुए बदलावों के अलावा उसमें पहले जैसा ही सब कुछ था। हालांकि उसके चारों ओर की आभा पहले से कहीं अधिक असाधारण थी और उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह आदमी और 3 जानवर तलवार की कब्र की ओर जाने के लिए तैयार थे। मानचित्र पर अंकित स्थान के अनुसार तलवार का मकबरा रहस्यमय सार के रहस्यमय क्षेत्र के दक्षिण पूर्वी कोने के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। रास्ते में उन्हें बहुत कम जादुई जानवर मिले, जिससे विक्रम की गति में काफी वृद्धि हुई। जैसे ही वे घने जंगल से गुजरने वाले थे, उन्हें आगे से पतली रस्सियों की आवाज सुनाई दी। विक्रम सतर्क हो गया और सावधानी से आगे बढ़ा। उसने कुछ ही दूरी पर लोगों का एक समूह देखा। वे कीमती तलवारों से लैस थे और उनका व्यक्तित्व असाधारण था। समूह का नेता काले ब्रोकेड के वस्त्र पहने हुए था और वस्त्र की आस्तीन और किनारों पर सुनहरे धागों से शुभ बादलों के चित्र बने हुए थे। वे देखने में असाधारण लग रहे थे। उसके हाथ में एक तय करने वाला पंखा था। वह किसी किसान जैसा नहीं दिखता था, बल्कि किसी कुलीन परिवार के युवा मुखिया जैसा लगता था। वह अन्य लोगों से बहस कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई विवाद चल रहा है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो जल्दी से 7 सितारा चांदी की पपड़ी वाली घास हमें सौंप दीजिए, वरना हमारे असभ्य व्यवहार के लिए हमें दोष मत देना। वाह, अभी अभी हमने साफ साफ कहा था कि जो काबिल है उसे वही मिलेगा जो वह चाहता है। हमारे बड़े भाई ने चांदी की पपड़ी वाली घास के रक्षक जादुई राक्षस को बहला फुसलाकर भगा दिया। हमने भी इस घास को उखाड़ने में बहुत मेहनत की। तुम लोग तो बस किनारे बैठकर देखते ही रहे, ऊपर से घास छीनने की कोशिश भी की। सपने देखते रहो। 10 से अधिक लोगों का वह समूह ये सुनकर अविचलित रहा। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि जो योग्य है वही इसे प्राप्त करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप लोग हमें हरा सकते हैं? वे लोग इतने गुस्से में थे कि उनके चेहरे लाल हो गए थे। तुम लोग साफ तौर पर डाकुओं की तरह व्यवहार कर रहे हो। अगर बड़े भाई वापस आए तो वह तुम लोगों को सबक जरूर सिखाएंगे। युवा मालिक ने अपना पंखा समेट लिया और उनकी निगाहों में शीतलता झलक रही थी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। तो फिर चलो तुम्हारे बड़े भाई के लौटने का इंतजार करते हैं और फिर हमारा जबरदस्त मुकाबला होगा। इतना कहने के बाद उसने अपना शरीर एक तरफ घुमाया और अपने बगल में खड़े लोगों को इशारा किया। उन लोगों को सचमुच लगा कि वे हार मानकर बिना किसी सावधानी के आगे बढ़ जाएंगे। ये देखकर विक्रम का चेहरा उतर गया। ये लोग जाहिर तौर पर अच्छे इरादों से नहीं आए थे, तो वे उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। आह! पलक झपकते ही एक के बाद एक दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। हवा में एक ठंडी रोशनी चमकी।
लगभग 1 दर्जन लोगों ने अपनी लंबी तलवारें निकाल ली, उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। मरने से पहले उनकी आंखें चौड़ी खुली थीं, मानो उन्होंने कभी सोचा ही ना हो कि ये लोग इतने निर्लज होंगे। युवा मालिक ने उन्हें गुस्से से लात मारकर जमीन पर पटक दिया। भोले, मैं पकी हुई बत्तख को कैसे उड़ने दे सकता था? अचानक उसकी निगाहें चाकू की तरह ठंडी और चुभती हुई विक्रम की ओर बढ़ने लगी। वहां कौन है? सामने आओ। सभी लोग सतर्क थे। विक्रम का उसे देख लेने के बाद छिपने का कोई इरादा नहीं था। वो बस बाहर निकल आया और उदासीन भाव से बोला, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। उनकी निगाहें हवा में ही मिली। इतना कहकर उसने शांति से अपनी निगाहें हटा ली, मानो उसने जमीन पर खून से लथपथ दृश्य देखा ही न हो। अलविदा। रहस्यमयी लोक में हत्या करना और खजाने चुराना आम बात थी। विक्रम दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहता था। इसके अलावा वह इस समूह के लोगों से परिचित नहीं था। उसे इस मामले की वजह, प्रक्रिया और परिणाम का कोई ज्ञान नहीं था। हालांकि रेशमी वस्त्र पहने इस युवा स्वामी का काम करने का तरीका वास्तव में शर्मनाक था। विक्रम की जाती हुई आकृति को देखकर रेशमी वस्त्र पहने युवा स्वामी के बगल में खड़े लोगों ने जल्दी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि? बाद वाले की आवाज में जान से मारने का इरादा झलक रहा था। हालांकि युवा गुरु ने हाथ हिलाते हुए कहा, भूल जाओ। रहस्यमय क्षेत्र में अकेले चलने के लिए या तो शक्तिशाली होना चाहिए या अपने साथियों से अलग हो जाना चाहिए। अगर यह पहला मामला है तो हमें दोबारा परेशानी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दूसरा मामला है तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कुछ भी अच्छा सबूत होगा। शवों से निपटने का काम पूरा करने के बाद लोगों का वह समूह भी दक्षिण पूर्व की ओर चल पड़ा। अध्याय 44, अत्यंत खतरनाक तलवार मकबरा। विक्रम ने नक्शे पर दिए निर्देशों का पालन किया और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। वनस्पति धीरे धीरे कम होती गई। जब उसने पीले भूरे रंग की भूमि पर कदम रखा तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से खुली हुई थी। आकाश नीचा था और आसमान में कोई बादल नहीं थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश और पृथ्वी एक ही रेखा में जुड़े हुए हों। पास ही में एक पत्थर की शिला पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह कई वर्षों से वहीं पड़ी हो। हवा और बारिश झेलने के बाद भी वह वहीं खड़ी थी। हैरानी की बात यह थी कि उस पर लिखी लिखावट अभी भी इतनी स्पष्ट थी, मानो उसे अभी अभी लिखा गया हो। तलवार मकबरा। लोहे के हुक और चांदी की चित्रकारी से एक घातक आभा निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच अनगिनत तलवारों की रोशनी और परछाइयां दिखाई दे रही हो। पल भर में ही चेहरे पर सिहरन दौड़ गई। विक्रम को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह तलवारों के मकबरे की सीमा तक पहुंच चुका है। विक्रम आगे बढ़ता रहा। उसे एक विशाल मकबरा दिखाई दिया। उस पर तरह तरह की तलवारें रखी थीं। वे अलग अलग आकार, प्रकार और आकृति की थीं। संक्षेप में कहें तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसके बारे में वह सोच न सके और जिसे वह देख न सके। उसने अपनी निगाहें मकबरे पर टिकाए रखीं और अंदर की ओर चलता रहा। बाहर रखी तलवारें तो साधारण थीं। असली अच्छी तलवारें तो मकबरे के अंदरूनी हिस्से में होनी चाहिए थीं। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ठंडी हवा उसकी हड्डियों को चीरती हुई महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत तलवारें उसके शरीर को बार बार काट रही हों और उसे अभी भी सुनहरे भालों की आवाज सुनाई दे रही थी। सौभाग्य से विक्रम का शरीर मजबूत था और उसने समय रहते अपनी आध्यात्मिक सुरक्षा कवच खोल ली थी। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी की एक हल्की परत से ढका हुआ था और वह असाधारण दिख रहा था। फिर भी थोड़ी देर चलने के बाद भी उसके शरीर में हल्की जलन महसूस हो रही थी। उसके पहले हल्के कदमों में धीरे धीरे भारीपन आने लगा, मानो उसने 500 किलो काला लोहा बांध रखा हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति उस पर चलता तो शायद आधे रास्ते में ही कंकाल बन जाता। विक्रम को आखिरकार समझ आ गया कि तलवार मकबरे के बाहर कोई जाल क्यों नहीं बिछाया गया था। इसलिए असली शक्ति इसी जगह में छिपी थी। अब तो बाहरी घेरे पर ही इतना जबरदस्त दबाव था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अगर वह तलवार मकबरे के अंदर और गहराई में चला गया तो क्या होगा। ये भी अजीब था। तलवारों का मकबरा पास ही लग रहा था, लेकिन क्षितिज पर दूर था। इतनी देर चलने के बाद भी दूरी काफी थी, न ज्यादा न कम। वह ठीक 100 कदम दूर था। विक्रम को पता था कि वह किसी तरह के जादू के जाल में फंस गया है, लेकिन उसे इस बात पर और भी आश्चर्य हुआ कि उसने वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं किया। इससे जादू का जाल बनाने वाले की षड्यंत्रकारी का पता चल गया। यह मंत्र संरचना स्वाभाविक थी, लेकिन उसे इसमें कोई खामी नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था मानो ये तलवार के मकबरे में समाहित हो गई हो।
विक्रम ने पहले तो इस मंत्र संरचना को तोड़ना चाहा, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि यह थोड़ा अनुचित होगा। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वह मंत्र संरचना का मूल तत्व नहीं खोज सका, यदि उसने इतनी जल्दबाजी में मंत्र संरचना को तोड़ा, तो वह तलवार मकबरे में मौजूद अन्य तंत्रों को सक्रिय कर सकता था और भी खतरनाक स्थिति में फंस सकता था। ये जोखिम लेने लायक नहीं होगा। विक्रम शांत भाव से आगे बढ़ता रहा। उसके चारों ओर हवा और तेज होती गई और हजारों तलवारों की छायाएं उसे घेरने लगीं, जिससे लोगों के लिए आंखें खोलना लगभग असंभव हो गया। उसके कदम और भी धीमे होते जा रहे थे। इस समय तो वह सचमुच एक घोंघे की तरह चल रहा था। इस गति से कौन जाने कि वह तलवार के मकबरे तक कब पहुंच पाएगा। चटक चटक, उसके कानों में हल्की सी चटकने की आवाज गूंजी, मानो कुछ ढह रहा हो। विक्रम के चेहरे पर ठंडक सी दौड़ गई और खून टपकने लगा। उसे पता नहीं चला कि सुरक्षा घेरा कब टूटा, लेकिन ठंडी हवा चलने लगी। तेज हवाओं ने आखिरकार रास्ता ढूंढ लिया और एक के बाद एक पानी बरसने लगा। सुरक्षात्मक दीवार ढहने की कगार पर थी, ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा और बारिश में लहरों से टकराकर पलट गई छोटी नाव। वह पूरी तरह से गहरे समुद्र में डूब गई और अंततः अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। विक्रम के शरीर पर चमकती सुनहरी रोशनी काफी मंद पड़ गई थी। जब वह पूरी तरह नष्ट हो गई, तो उसे डर था कि उसके चारों ओर चल रही तेज हवाएं उसे भी टुकड़े टुकड़े कर देंगी। पीछे हटो और जियो, आगे बढ़ो और मरो। सन्नाटे से एक आवाज आए, मानो बिजली कड़क रही हो। आगे का रास्ता अभी भी बहुत दूर था, मानो कभी खत्म न हो। हवाएं और भी तेज हो गईं, मानो जो भी उनमें कदम रखेगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। हालांकि उसके पीछे एक निकास दिखाई दिया। जब तक वह पीछे मुड़कर देखता तब तक वह खतरे से बच सकता था। विक्रम अचानक रुक गया और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। ये देखकर कि उसे अपनी भलाई की परवाह नहीं है, उस आवाज ने ठंडी हंसी हंस दी। एक तेज हवा सीटी बजाती हुई गुजरी और अपना खूनी मुंह उसकी ओर खोलकर उसके पूरे शरीर को निगल गई। अगले ही पल विक्रम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। कुछ ही दूरी पर तलवार मकबरे का प्रवेश द्वार था। यह एक अत्यंत साधारण दृश्य था। न तो कोई दिव्य प्रकाश फूट रहा था, न ही किसी प्रकार की तीव्र तलवार की शक्ति। जो लोग ये जानते थे कि यह तलवारों का मकबरा है और जो लोग नहीं जानते थे, उन सभी का मानना था कि यह उन गुफाओं से अलग नहीं है जो पहाड़ों और मैदानों को ढके हुए हैं। विक्रम ने स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक होगा। वह बिना किसी चीज का पता लगाए ही उस सुरक्षा घेरे में प्रवेश कर गया था। यदि वह बलवान न होता या उसका मन दृढ़ न होता, तो आसपास मौजूद तेज तलवारों के वार से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। वह अब तक टिक नहीं सका। अभी पीछे हटने का विकल्प भी एक जाल था। अगर उसने तब पीछे हटने का फैसला किया होता तो वह उस सैन्य संरचना में बेरहमी से समा जाता। उसकी एक हड्डी तक नहीं बचती। तलवार साधना करने वालों को आगे बढ़कर कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। बीच में पीछे हटना घृणित था। वे तलवार धारण करने के योग्य नहीं थे। ऐसा करने से मानो जीने का मौका मिल जाता था, लेकिन वास्तव में वह एक बंद गली थी। प्राचीन काल से लेकर अब तक तलवार की समाधि तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या काफी रही है। हालांकि तलवार को सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। उनमें से अधिकांश यहीं पराजित हो गए। उनके शवों का पूरा ढांचा भी नहीं बचा था, इसलिए इसके पीछे का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। लिटिल ब्लैक, तुम तलवारों के मकबरे की बाहरी सीमा की रक्षा करो। अगर कोई हलचल हो तो तुरंत सूचना देना। लिटिल ग्रीन और लिटिल रेड, तुम दोनों मेरे लिए दरवाजे की रक्षा करो। ये देखते हुए कि काले कछुए की रक्षा क्षमता उत्कृष्ट थी, विक्रम ने उसे दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा। सभी व्यवस्थाएं करने के बाद विक्रम बिना किसी झिझक के तलवार के मकबरे में प्रवेश कर गया। तलवारों के इस मकबरे में कई अनमोल तलवारें दफन थीं। कहा जाता है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज ने भी सेवानिवृत्ति से पहले अपनी तलवार यही दफनाई थी। कई लोग इस तलवार को पाने की आशा रखते थे। हालांकि कई वर्षों बाद भी कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोगों का कहना था कि यह तलवार पहले ही ले जाई जा चुकी है। कुछ लोगों का कहना था कि यह तलवार यहाँ है ही नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि इस तलवार में चेतना आ गई थी और यह बहुत पहले ही तलवार के मकबरे को छोड़कर अपने स्वामी के पीछे चली गई थी। संक्षेप में अनेक मत थे। किसी को भी यकीन नहीं था कि तलवार मकबरे में मौजूद है या नहीं। फिर भी बहुत से लोग एक के बाद एक आते रहे। आखिरकार अगर किसी को तलवार मिल जाती तो इसका मतलब था कि उसे तलवार अमरता की विरासत मिल जाएगी।
यह एक बहुत बड़ा अवसर था। चाहे वह अजगर की गुफा हो या बाघ की गुफा, उससे होकर गुजरना तो जरूरी था ही। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आज दिव्य तलवार के वास्तविक स्वरूप को देखने का अवसर मिलेगा। तलवार मकबरे का भीतरी भाग थोड़ा अंधेरा था। आसपास का वातावरण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि हवा में कुछ छोटे छोटे प्रकाश बिंदु तैर रहे थे। वे तारों से भरे जुगनुओं की तरह लग रहे थे। वे बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। ये प्रकाश के छोटे छोटे कण क्या हैं? विक्रम ने कुछ पल तक गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कुछ भी हानिकारक नहीं है, तो वह पास जाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। किसने सोचा होगा कि ठीक इसी क्षण प्रकाश का एक छोटा सा कण ऊपर से गुजरेगा। अध्याय 45 साधारण लकड़ी की तलवार। अल्पविराम। वह छोटी सी प्रकाश की किरण विक्रम की उंगली पर टिकी और धीरे धीरे उससे रगड़ खाती हुई अंततः अपना पूरा रूप प्रकट करने लगी। अचानक हरी रोशनी फैल गई, मानो कोई लंबा हरा अजगर हवा से प्रकट हो गया हो। अजगर की दहाड़ 9 आकाशों में गूंज उठी और ऐसा लगा मानो रहस्यमयी जगत भी उसके साथ कांप रहा हो। धुंधली रोशनी के छोटे छोटे बिंदु एक एक करके हटते चले गए। हवा में बिखरे हुए ये कुछ प्रकाश बिंदु समान रूप से वितरित नहीं थे, लेकिन वे विक्रम की स्थिति के करीब आते जा रहे थे। विक्रम ने अपने सामने रखी हरी रोशनी वाली तलवार को देखा। उसने सोचा था कि बलवंत की ड्रैगन स्प्रिंग तलवार दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उससे कुछ स्तर नीचे होगी। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। यह तलवार इतनी तेज थी कि लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी। विक्रम ने धीरे से अपने बालों का एक गुच्छा निकाला और उस पर रख दिया। वह सचमुच बीच से टूट गया था। अगर ड्रैगन स्प्रिंग तलवार यहाँ होती तो विक्रम को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती और इस तलवार की ऊर्जा से वह तलवार घायल हो जाती। ये वाकई एक अच्छी तलवार है। तलवार के मूठ पर ग्रीन एज शब्द खुदा हुआ था। यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरी और अपनी तीक्ष्णता का प्रमाण दी। विक्रम ने हरी धार वाली लंबी तलवार पकड़ी हुई थी और उनकी आभा अभूतपूर्व रूप से तीव्र हो गई थी। अदम्य आभा के साथ उन्होंने अंधेरे को चीर दिया। हालांकि अंत में उन्होंने धीरे धीरे तलवार नीचे रख दी। यद्यपि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम वो तलवार नहीं हो जिसे मैं अपने दिल में चाहता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हरी धार वाली तलवार एक बार फिर प्रकाश के एक छोटे से बिंदु में बदल गई। मानो उसे कोई अत्यंत तीव्र आघात लगा हो, वह एक झटके में अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम ने सिर उठाकर देखा। उसके चारों ओर बिखरे हुए प्रकाश के छोटे छोटे कण, जो पहले असंख्य तारों की तरह थे, अब कुछ बिल्ली के बच्चों जैसे दिखाई दे रहे थे। संभवतः वे पहले किनफेंग तलवार के प्रभाव में आ गए थे। प्रकाश का एक और छोटा सा कण उसके सामने आकर गिरा। पलक झपकते ही पूरब से बैंगनी रंग की ऊर्जा आई। ये झरने की तरह विशाल थी और गुप्त क्षेत्र में फूट पड़ी। बैंगनी धुंध चारों ओर फैल गई और तलवार का शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ये बेहद चमकदार और चकाचौंध करने वाली थी। एक बैंगनी तारा धीरे धीरे आकाश में उठा और अचानक एक तीव्र प्रकाश से जगमगा उठा। इसने अपने आसपास के धुंधले वातावरण को ऐसे रोशन कर दिया मानो दिन का उजाला हो गया हो। अंत में यह एक लंबी तलवार के आकार में सिमट गया। इस समय शासक ही संसार का स्वामी था और समस्त तारे उसके अधीन थे। विक्रम के निकट स्थित कुछ प्रकाश बिंदु धीरे धीरे टिमटिमाने लगे और मंद पड़ गए। अंततः वे अंधकार में विलीन हो गए। दिव्य प्रकाश से जगमगाती और बैंगनी ऊर्जा से घिरी तलवार विक्रम के हाथ में प्रकट हुई। तलवार की लंबाई 3 फीट थी और उस पर सप्तर्षि मंडल का चित्र बना हुआ था। उस पर बने प्रत्येक तारे में आकाश की शक्ति समाहित थी। वह अत्यंत भव्य और प्रभावशाली प्रतीत हो रही थी। बीच में स्थित जिवेई तारा था, जो डोउशु का स्वामी स्वर्गीय सम्राट तारा था। सम्राट के आगमन का स्वागत करते हुए तारे टिमटिमा उठे। जिवेई तारा लगातार टिमटिमा रहा था, मानो ये संकेत दे रहा हो कि विक्रम उसे ही चुनेगा। 7 सितारा जिवेई तलवार। विक्रम ने तलवार के ऊपरी भाग को सहलाया। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। तलवारों के बारे में कुछ भी न जानने वाला वह व्यक्ति भी समझ सकता था कि यह तलवार कितनी असाधारण है, और तो और इसमें हजारों तारों की शक्ति समाहित है। इसमें कई रूप परिवर्तन करने की क्षमता है और इसकी मारक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। उसे हमेशा लगता था कि 7 सितारों वाली जिवेई तलवार कुछ ज्यादा ही दिखावटी थी। 7 सितारा जिवेई तलवार हवा में जम गई, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विक्रम ने उसे ठुकरा दिया है। अगर कोई और होता तो ऐसी अनमोल तलवार देखकर वह बहुत पहले ही बेचैन हो जाता और उसे अपना पूर्वज मानकर उसकी पूजा करना चाहता।
हालांकि तलवार की समाधि पर तलवार को सफलतापूर्वक ले जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, फिर भी कुछ लोग तो थे ही। अंतर यह था कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और उन प्रकाशमान धब्बों का पीछा करने में बहुत मेहनत की। ये कहा जा सकता है कि एक बहुमूल्य तलवार को अपने वश में करने के लिए बुद्धि और साहस की लड़ाई लड़नी पड़ी। कुछ लोग बदकिस्मत भी थे। तलवारों की गुफा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्हें उस बहुमूल्य तलवार से घृणा थी। अंततः उनमें से कोई भी अपने स्वामी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए कुछ लोग खाली हाथ भी लौट गए। विक्रम जैसा कौन था जो अपनी जगह पर खड़ा रहा और कुछ नहीं किया, और फिर भी वह अनमोल तलवार उसके पास आ गई। खास बात यह थी कि उसने फिर भी इनकार कर दिया, और उसने तो 2 तलवारों को ठुकरा दिया। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो कौन जाने कितने लोग इतने क्रोधित होंगे कि खून की उल्टी कर देंगे। लोगों की तुलना करना वाकई बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। विक्रम को दूसरों के बारे में पता नहीं था और उसने सोचा कि इस तरह से बहुमूल्य तलवार अपने स्वामी को चुनती है। लगातार 2 बहुमूल्य तलवारों को अस्वीकार करने के बाद कुछ प्रकाश बिंदु झिझकने लगे, मानो उन्हें डर था कि विक्रम उन्हें भी अस्वीकार कर देगा। कुछ क्षण बाद विक्रम के सामने एक मंद प्रकाश बिंदु प्रकट हुआ। ग्रीन एज तलवार और 7 सितारा जिवेई तलवार के प्रभाव में आने के बाद बचे हुए प्रकाश के धब्बे साधारण कैसे हो सकते हैं। विक्रम के सामने एक गहरे काले और पारदर्शी लोहे की भारी तलवार प्रकट हुई। तलवार की लंबाई 4 फीट से अधिक थी और यह अन्य तलवारों की तुलना में कहीं अधिक चौड़ी थी। यह देखने में बेहद मोटी और भारी लग रही थी, मानो इसका वजन 1000 पाउंड हो। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका वजन किया। उसका वजन 9 और 81 पाउंड था। आम लोग तो इसे उठा भी नहीं सकते थे, युद्ध में इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। अधिकतर लोगों को लगता होगा कि काले लोहे की यह भारी तलवार बहुत भारी थी और आम तलवारों जितनी हल्की नहीं थी। लेकिन एक बार जब ये तलवार लहराई जाती तो इसकी शक्ति अतुलनीय होती और यह आकाश धरती को चीर सकती थी। साधारण हथियार केवल वार कर सकते थे और वे इस भारी काले लोहे की तलवार की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर उसने काले लोहे की भारी तलवार उठा ली। उसे वास्तव में लगा कि इसे संभालना आसान है। काले लोहे की भारी तलवार का इस्तेमाल आक्रमण और बचाव दोनों के लिए किया जा सकता था, और यह उसकी मंशा के भी अधिक अनुरूप थी। लेकिन अंत में उसने तलवार नीचे रख दी। न जाने क्यों, उसके मन में एक आवाज थी जो उसे बता रही थी कि ये तलवारें वो नहीं है जो उसे चाहिए। काली लोहे की भारी तलवार बिल्कुल भी नहीं हिली, मानो वह विक्रम को इस बारे में ध्यान से सोचने के लिए राजी करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें मुझसे ज्यादा उपयुक्त गुरु भी मिल जाएगा। ये कहते ही काले लोहे की भारी तलवार समझ गई कि उसने अपना मन बना लिया है। उसने तुरंत हिचकिचाहट छोड़ दी और काले प्रकाश की एक लकीर में बदल गई जो हवा में गायब हो गई। जब अन्य प्रकाशमान बिंदुओं ने ये दृश्य देखा तो उनकी आकृतियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं। चाहे वह हरी धार वाली तलवार हो, 7 सितारा जिवेई तलवार हो, या उनके पीछे मौजूद काली धातु की भारी तलवार हो, तलवारों के मकबरे में मौजूद सभी तलवारें श्रेष्ठ श्रेणी की थीं। विक्रम ने उन्हें एक एक करके अस्वीकार कर दिया। तलवारों में आत्मा थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उन्हें लगेगा कि वह बहुत ज्यादा चुन चुनकर तलवारें चुन रहा है। विक्रम अंत तक चलता रहा, लेकिन उसे कोई नई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस बार खाली हाथ लौटने वाला हो? विक्रम ने चारों ओर देखा और सोचा कि तलवारों के मकबरे की यह यात्रा बस यूं ही थी। अचानक वह रुक गया, जैसे उसने किसी चीज को लात मारी हो, और केवल क्लांक की आवाज सुनाई दी। उसने उसे उठाया और गौर से देखा। असल में वह लकड़ी की बनी तलवार थी। देखने में वह बेहद साधारण लग रही थी और उस पर किसी तरह की दैवीय शक्ति का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने लापरवाही से कोई बेकार सी चीज तराश दी हो, और वह कुछ हद तक बेढंगी भी थी। हालांकि ठीक इसी तरह की तलवार ने विक्रम को अपनी निगाहें हटाने से रोक दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक तलवार की रोशनी टूटते तारे की तरह गायब हो गई। यह इतनी तेज थी कि लोगों को लगा मानो यह कोई भ्रम हो। उसके दिल में एक रहस्यमयी भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लगा मानो हर चीज को तलवार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता हो। लोगों को चोट पहुंचाने के लिए पत्तियां तोड़ना, भयंकर रूप धारण करने के लिए फूल उड़ाना, यही वह तलवार थी जो वह सचमुच चाहता था। विक्रम ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आभा बदल गई। ऐसा लगा मानो उसका पूरा व्यक्तित्व एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार बन गया हो। वह अब न तो अपने मन तक सीमित था और न ही किसी वस्तु तक। अध्याय 46, जल के समान बनो प्रुओशुई तलवार।
ऐसा प्रतीत होता था कि जब तक विक्रम चाहे, यहाँ तक कि उसके द्वारा लापरवाही से तोड़ा गया एक पत्ता भी किसी को नुकसान पहुंचा सकता था। ये भी अजीब बात थी कि तलवार चलाने की तकनीक का उसे स्पष्ट ज्ञान न होने के बावजूद उसने सहजता से लकड़ी की तलवार उठाए और उसे हाथ में थाम लिया, मानो वह जन्मजात कुशल हो। उसका मन उसकी इच्छा के अनुसार चलता था, बस इतना ही। लकड़ी की तलवार हल्की थी और हाथ में उसका कोई वजन नहीं था। फिर भी विक्रम बाघ की तरह फुर्तीला था। परिणामस्वरूप उसकी गति और तेज होती चली गई। लकड़ी की तलवार हवा में धुंधली सी हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से उसका कोई निशान देखना मुश्किल था। उसी समय लकड़ी की तलवार के केंद्र में एक काली रोशनी चमकी। अचानक कहीं से एक सफेद धुंध प्रकट हुई और तलवार को घेर लिया। एक प्राचीन आभा छा गई, मानो कोई चीज जागृत हो गई हो। अगर इस समय कोई यहाँ होता तो वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता कि विक्रम मानो तलवार के साथ एक हो गया था। वह तलवार ही था, और भले ही उसकी चालों में कोई तकनीक न हो, फिर भी उनमें एक असाधारण शक्ति निहित थी। लिन बाय, जो आत्मविस्मृति की अवस्था में लीन हो गया था, ने ध्यान नहीं दिया कि पहले दिखाई देने वाले प्रकाश के धब्बे अब बेतहाशा टिमटिमाने लगे थे, कभी चमकीले तो कभी मंद, मानो उन्हें अत्यधिक उत्तेजना मिली हो। अंत में वे धीरे धीरे विलीन होकर शून्य में विलीन हो गए, यहाँ तक कि ग्रीन एज स्वॉर्ड, जिवेई स्वॉर्ड और डार्क स्टील हैवी स्वॉर्ड का भी यही हाल हुआ। सब कुछ सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकाश के वे छोटे छोटे कण कभी इस जगह प्रकट ही नहीं हुए थे। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने वही साधारण सी लकड़ी की तलवार थी। तलवार के ऊपरी भाग पर दीमक के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये सिर्फ एक भ्रम था। विक्रम ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने इस तलवार का अच्छा इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था मानो ये तलवार उसी के लिए बनी हो। यदि आपके हृदय में तलवार है तो चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, वह महान शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन यदि आपके हृदय में तलवार नहीं है तो चाहे आप अपने हाथ में विश्व प्रसिद्ध तलवार ही क्यों न पकड़ लें, आप उसकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। विक्रम ने तलवार को छूते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदाया, मानो उसने ये काम अपने मन में अनगिनत बार किया हो। उसके लिए ये साधारण और सादी लकड़ी की तलवार किसी पुराने दोस्त की तरह थी, जिससे वह बहुत दिनों से नहीं मिला था। जब विक्रम ने पहली बार इस लकड़ी की तलवार को देखा था तो उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ था। ये बहुत दुख की बात है कि मेरे पास अभी अभ्यास करने के लिए कोई तलवारबाजी की तकनीक नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक सफेद रोशनी प्रकट हुई। वह इतनी तेज थी कि वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार अचानक जलते हुए कोयले की तरह बेहद गर्म हो गई। वह उसे लगभग पकड़ नहीं पा रहा था। चारों ओर जले हुए मांस की गंध फैली हुई थी। फिर भी विक्रम ने तलवार नहीं छोड़ी। वह अपने हाथ में लावा की तरह गर्म लकड़ी की तलवार को देखता रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बूढ़ा आदमी बहुत देर तक सोता रहा है। शून्य में एक प्राचीन आवाज गूंजी। विक्रम स्तब्ध रह गया। लकड़ी की तलवार से निकली असंख्य सफेद धुंध एक सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गई। ये पता चला कि यह चुनाव न केवल विक्रम के व्यक्तित्व के अनुकूल था, बल्कि 100 साल पहले के महान तलवार अमर के व्यक्तित्व के भी अनुकूल था। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने जन्म के जादुई खजाने में एक दिव्य विचार छोड़ दिया था, जो नियति के पात्र की प्रतीक्षा कर रहा था। अब जब तलवार अमर की आत्मा का एक अंश सक्रिय हो गया था, तब वर्तमान दृश्य प्रकट हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महान तलवार अमर की जन्मजात जादुई तलवार वास्तव में ये सबसे साधारण लकड़ी की तलवार होगी। विक्रम का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन पल भर में वह फिर से शांत हो गया। जब आत्मा ने ये देखा तो उसके चेहरे पर संतोष का भाव प्रकट हुआ। ताय पर्वत तुम्हारे सामने ढह गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। हे युवक, भविष्य में तुम्हारा भाग्य उज्जवल होगा। अब जब हम दोनों मिल चुके हैं तो यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर उपहार में देता हूँ। युवक, क्या तुम जानते हो कि इस तलवार को क्या कहते हैं? विक्रम ने सिर हिलाकर यह दिखाया कि उसे पता नहीं था। आत्मा मुस्कुराई। वह मुस्कान वास्तव में एक अवर्णनीय रहस्य से भरी हुई थी। देखो, यह क्या है? जैसे ही उसने आकाश की ओर इशारा किया, एक छोटी सी धारा सचमुच उन दोनों के पास से बह निकली। झरने के पानी की बूंदों की आवाज पहाड़ की धारा में इतनी साफ सुनाई दे रही थी। घाटी शांत थी और उसमें एक गूंज थी। वह ध्वनि अंतहीन थी। ऐसा लग रहा था मानो विक्रम पहाड़ के बीचों बीच हो। वहां सचमुच एक ज़ेन जैसी शांति का अनुभव हो रहा था।
वहां काव्यमय बादल थे, चीड़ के पेड़ों पर चमकीला चंद्रमा जगमगा रहा था और ऊपर साफ झरने के पत्थर बह रहे थे। विक्रम ने अपना सिर झुकाया और देखा। पानी की सतह पर उसकी अपनी परछाई प्रतिबिंबित हो रही थी और लहरें चमक रही थीं। पानी में उसकी निगाहें शांत थीं, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, मानो किसी आत्मा का भाव हो। उसने धीरे से पानी में अपना मुंह खोला और पानी की सतह से सुनहरे प्रकाश के धब्बे निकले। प्रकाश के इन छोटे छोटे कणों ने हवा में एक वाक्य बनाया जिसमें सर्वोच्च महान दाव समाहित था और जो ब्रह्मांड में तैरता रहा। उस शून्य में शास्त्रों और संस्कृत की आवाज सुनाई दे रही थी। परम अच्छाई जल के समान है। जल सभी चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन उनसे संघर्ष नहीं करता। ये सभी मनुष्यों की बुराई है, ठीक वैसे ही दाव के साथ भी है। अच्छे स्थान पर रहने से हृदय अच्छा होता है और अथाह गहराई होती है। हृदय दयालु और परोपकारी होता है, शब्द दयालु और भरोसेमंद होते हैं, सही शासन अच्छा होता है और अच्छे समय को आगे बढ़ा सकता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है जब कोई संघर्ष नहीं करता। ताओ ते चिंग। विक्रम को ऐसा लगा जैसे वह किसी विशेष अवस्था में पहुंच गया हो। वह उस अनुभूति का वर्णन तो नहीं कर सकता था, लेकिन संक्षेप में कहें तो वह अत्यंत अद्भुत थी। अंत में आत्मा की वाणी ने उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। इसीलिए इस तलवार को रुओ शुई कहा जाता है। दयालु और परोपकारी होना पानी के समान था। विक्रम की निगाहें अभी भी थोड़ी अस्त व्यस्त थीं। स्पष्ट था कि वह अभी अभी की स्थिति से उबर नहीं पाए थे। कुछ देर बाद उन्होंने रुओ शुई तलवार उठाए और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। इस समय लकड़ी की इस तलवार में सचमुच कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई थी। मुझे अपनी तलवार चलाने की तकनीक दिखाओ और मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। तार्किक रूप से देखा जाए तो एक अमर तलवारबाज को रुशुई तलवार के साथ साथ अपनी तलवारबाजी की तकनीक भी अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए थी। लेकिन यह अमर तलवारबाज एक विलक्षण व्यक्ति था। उसका मानना था कि हर तलवारबाजी की तकनीक की अपनी एक अलग विशेषता होती है। अगर हर कोई एक ही तकनीक का अभ्यास करे तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसमें कोई आनंद ही नहीं बचेगा। यद्यपि अब ये केवल आत्मिक चेतना थी, फिर भी तलवारबाजी की कोई भी तकनीक, यहाँ तक कि साधारण तलवारबाजी की तकनीक, भारी तलवारबाजी की तकनीक, जिसे हर कोई जानता था, तलवार अमर के मार्गदर्शन से महान गुरुओं के स्तर तक पहुंच सकती थी। शुरू में उसने सोचा था कि आगे जो कुछ भी होगा वह एक ऐसी कहानी होगी जिसे देखकर हर कोई खुश होगा। हालांकि विक्रम और तलवार अमर की आत्मा चेतना एक दूसरे को घूर रही थी। जैसे जैसे माहौल और भी असहज होता गया, विक्रम ने कुछ बार खांसते हुए कहा, खैर मुझे कुछ नहीं पता। आत्मा। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अचानक हवा एकदम शांत हो जाएगी। तलवार अमर की आत्मा ने रूखेपन से कहा, लेकिन तुम्हें तो तलवार चलाने की सबसे बुनियादी तकनीक भी नहीं पता। विक्रम ने अभी अभी तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया था और इससे पहले उसका इससे कोई वास्ता नहीं था। बुनियादी ज्ञान की तो बात ही छोड़िए, वह कुछ चालें आसानी से चल सकता था। उसने अपनी नाक रगड़ी और सिर हिलाया। भले ही तलवार अमर की आत्मा की सोच शक्तिशाली थी, लेकिन वह केवल एक आत्मा की सोच ही थी। तलवार अमर की योजना के अनुसार जो वंशज दिव्य तलवार चुनने के लिए तलवार समाधि पर आते थे, वे निश्चित रूप से अपनी तलवार कला में एक छोटी सी उपलब्धि हासिल कर लेते थे। जब तक उसकी आत्मा का चिंतन थोड़ा सा भी मार्गदर्शन करता रहेगा, वह सर्वोच्च कला को प्राप्त करने में सक्षम होगा। उस आत्मा ने सोचा कि उसके पास वंशजों को मार्गदर्शन देने के लिए पर्याप्त से अधिक समय है, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि योजना इतनी जल्दी बदल जाएगी। अब उन्हें वास्तव में एक ऐसे युवक ने जगाया जो तलवारबाजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मुझे नहीं पता कि रुशुई तलवार ने तुम्हें चुना या तुमने रुशुई तलवार को चुना। संयोगवश तुम्हें तलवार चलाने की सबसे सरल तकनीक भी नहीं आती। सुनो नौजवान, मेरे पास अगरबत्ती जलाने जितना ही समय है, उसके बाद मैं देव बन जाऊंगा। जब वो समय आएगा तो आह भरना। तलवारधारी अमर आत्मा ने हल्की सी आह भरी। शायद ये सब स्वर्ग की इच्छा है। लगता है कि अंत में हम दोनों का भाग्य एक जैसा नहीं है। गर्जन। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे एक जानवर की दर्द भरी चीख सुनाई दी। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। बाहर कुछ हुआ था। अध्याय 47, हत्या और लूटपाट। पंच तत्व तलवार संरचना। 1000 साल पुराना ये कछुआ मार खाने के बावजूद काफी प्रतिरोधी है। आधे दिन तक पीटे जाने के बाद भी यह मरा नहीं है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह एक डरपोक कछुआ है? इसका कवच तो हम तोड़ने ही वाले हैं। ये कैसे डरकर अंदर दुबक सकता है? क्यों न हम इसका खोल उतारकर अंदर से देखें।
आखिर काला जैड रंग का कछुआ दुर्लभ होता है। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। जैसे ही विक्रम दरवाजे पर पहुंचा, उसे भयानक हंसी और गालियों की एक लहर सुनाई दी। अंदर की आवाजें तो और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली थीं। जमीन पर अफरा तफरी मची हुई थी। काले जैड रंग के कछुए का कवच चकनाचूर हो चुका था और उसका शरीर हड्डियों तक गहरे तलवार के घावों से भरा हुआ था। चमकीला लाल खून बेर के फूल की तरह बह रहा था। उसकी हालत विक्रम द्वारा उसे उठाने के समय से भी कहीं ज्यादा गंभीर थी। वह लगभग मृत्यु के कगार पर था। फिर भी उससे विक्रम के निर्देश याद थे। वह दृढ़ता से दरवाजे पर खड़ा रहा और उस समूह को अंदर नहीं आने दिया। हालांकि काला जैड कछुआ एक नया अनुबंधित साथी था, लेकिन वह विक्रम का पालतू जानवर भी था। अब जब उसकी वजह से उसे इस हालत तक पीटा गया था, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने उदास चेहरे से उन लोगों के समूह की ओर देखा। अरे, असल में तो तुम ही हो। सबसे पहले उस समूह ने बोलना शुरू किया। दरअसल वे वही रेशमी वस्त्रधारी युवक थे जिनसे विक्रम पहले मिल चुका था। पता चला कि वे राजधानी के 2 प्रसिद्ध विद्यालयों में से एक स्टार सीजर अकादमी से थे। उनके नेता का नाम युग था। क्योंकि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना था, इसलिए वे रहस्यमयी सार के रहस्यमयी क्षेत्र में आए। विक्रम को पता था कि ये दुनिया मध्य मैदानी क्षेत्र और 4 प्रमुख महाद्वीपों में विभाजित है। ये 4 महाद्वीप क्रमशः पूर्वी दिव्य महाद्वीप, पश्चिमी रेगिस्तानी महाद्वीप, दक्षिणी बर्बर महाद्वीप और उत्तरी हिरण महाद्वीप थे। विक्रम पूर्वी दैवीय महाद्वीप के सबसे कमजोर हिस्से में स्थित एक छोटे शहर में बसा था। वे 4 महान विद्यालय जिन्होंने स्वयं को निखारने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन लोग जानते थे कि कुछ लोग दूसरों से श्रेष्ठ होते हैं और पहाड़ों के बाहर भी पहाड़ होते हैं। हालांकि युग और उसके साथियों में इतना घमंड था कि वे राजधानी से आए थे और इस छोटे शहर को एक पिछड़ा हुआ इलाका समझते थे। भले ही उन्होंने पहले यहाँ के लोगों के साथ साझेदारी की हो, लेकिन वे उन्हें शतरंज की एक मोहरे की तरह मानते थे जिसे इस्तेमाल होने के बाद फेंक दिया जाएगा। यही कारण था कि विक्रम ने लोगों की हत्या और खजाने लूटने का मंजर देखा था। युग ने देखा कि विक्रम तलवार के मकबरे से बाहर निकल आया है। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें एक खतरनाक चमक दिखाई दी। मैंने तुम्हें पहले तलवार वाले मकबरे में जाने दिया। मैंने तुम्हें कम आंका। अगर तुम समझदार हो तो अंदर से जो कुछ भी लाए हो हमें सौंप दो। अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। ये लोग स्पष्ट रूप से तलवार अमर के उत्तराधिकार के लिए आए थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि विक्रम ने इसे प्राप्त किया है या नहीं, फिर भी वे 800 लोगों को जाने देने की बजाय गलती से 1000 लोगों को मारना पसंद करेंगे। विक्रम ने सीधे अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की तलवार सौंप दी और ठंडे स्वर में कहा, ये वही है जो मुझे तलवार की कब्र में मिली थी। साधारण लकड़ी की तलवार को देखकर, जिस पर अभी भी कीड़े मकोड़े चिपकने की प्रवृत्ति थी, स्टार सीजर अकादमी के लोग निराशा से एक दूसरे को देखने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम 3 साल के बच्चे हैं? अगर इस टूटी हुई लकड़ी की तलवार को जमीन पर भी फेंक दिया जाए तो भी कोई इसे नहीं चाहेगा। तुमने कहा कि तुमने इसे तलवारों के मकबरे से निकाला है, पर कौन विश्वास करेगा? विक्रम ने लकड़ी की तलवार पर हाथ फेरा। लोग दिखावे से आसानी से धोखा खा जाते हैं और अक्सर कई कीमती चीजें खो देते हैं, लेकिन ये लोग तो अंधे होने के लायक ही थे। उसने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे हाथ में जो लकड़ी की तलवार है वह तलवार अमर की विरासत है। स्टार सीजर अकादमी के लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या मैंने गलत सुना? उसने कहा कि लकड़ी का ये सड़ा हुआ टुकड़ा तलवार के अमर देवता की विरासत है। मैं हंसते हंसते मर रहा हूं। क्या वह पागल है? मुझे लगता है कि तलवार के अमर योद्धा की विरासत चाहने की उसकी इच्छा पागलपन है। हमें अभी पता नहीं है। सभी जानते थे कि तलवारों के मकबरे में मौजूद तलवारों का एक इतिहास था और वे बहुत ही असाधारण थीं। यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे की तलवारें भी विक्रम के हाथों में मौजूद तलवारों जैसी नहीं थीं। उन्हें लकड़ी की तलवार में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं मिली। वह बेहद साधारण थी। उसे बेकार का कचरा कहना भी एक तरह से तारीफ ही होगी, जिसे कोई नहीं चाहता था। बड़े भाई शाओ, मुझे लगता है कि यह लड़का कुछ छुपा रहा है। वह जानबूझकर हमें भ्रमित करने के लिए मनगढ़ंत बातें बना रहा है। हो सकता है उसे तलवार के मकबरे में कुछ अच्छा मिल गया हो, लेकिन वह हमें बताना नहीं चाहता। युग ने विक्रम को ठंडे लहजे में देखा। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, मानो वह किसी चींटी को देख रहा हो। तुमने पहले भी उन लोगों के साथ जो हुआ देखा है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो हमें दोष मत देना। उसकी निगाहों में हत्या का भाव भरा हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विक्रम उन्हें ऐसे देख रहा था मानो वे मर चुके हों।
इन लोगों के पास तलवार चलाने की अच्छी तकनीक थी, लेकिन उन्होंने बार बार उसे नाराज किया था। उनके इरादे भी बुरे थे। संयोगवश उन्हें खुद को उसके दरवाजे तक पहुंचाने का अनुभव था। उस मामले में विक्रम धीरे धीरे बोला। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, जैसे सर्दियों में बर्फ गिरती है। उसमें एक रूह कंपा देने वाली ठंडक थी। तो तुम सब नरक में जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युग और अन्य लोगों के सिर पर मृत्यु का साया मंडरा उठा। विक्रम ने कैसे हमला किया, यह कोई स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। जब तक वे संभल पाए, टीम का एक सदस्य धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उसका चेहरा थोड़ा उलझन भरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। उसकी गर्दन पर खून की एक पतली सी लकीर थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे आसानी से नजरअंदाज कर सकता है। विक्रम ने अपने हाथ में पानी जैसी चमकती तलवार को देखा और बेहद सुखद आश्चर्य का अनुभव किया। लकड़ी की तलवार होने के बावजूद यह अत्यंत तेज थी और इसकी आभा भी तीव्र थी। यहाँ तक कि उसके जैसे व्यक्ति के हाथों में भी, जिसे तलवारबाजी का कोई ज्ञान नहीं था, ये दुश्मन को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि यह तलवार इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इससे तरबूज काटना भी मुश्किल होगा। युग की निगाह विक्रम पर पड़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी निर्णायक कार्रवाई करेगा। आखिर इतने दूरदराज और सुनसान स्थान पर उसकी साधना शक्ति के बल पर वह लगभग अजेय होना चाहिए था, और तो और उसके साथ 10 से अधिक लोग भी थे। और विक्रम के कार्यों ने निस्संदेह उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया था। युग ने दांत पीसते हुए कहा, तुम तो सीधे मौत को दावत दे रहे हो। विक्रम ने कहा, यह निश्चित नहीं है कि किसकी मृत्यु होगी। युग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सीधे दहाड़ते हुए कहा, उसे मार डालो। जमीन से कई तलवारों की छाया उठी और विक्रम पर आक्रामक ढंग से हमला किया। ये अनमोल तलवारें अतुलनीय रूप से तेज थीं। हालांकि वे तलवारों के मकबरे में मौजूद तलवारों के बराबर तो नहीं थीं, लेकिन साधारण तलवारों से कहीं बेहतर थीं। वातावरण में तलवारों की तरह तरह की छायाएं फैली हुई थीं। जरा सी भी लापरवाही से ततैया का छत्ता बन सकता था। विक्रम किसी भूत की तरह उनके बीच से गुजर रहा था। अगले ही पल वह कहाँ प्रकट होगा, ये किसी को नहीं पता था। हालांकि जब भी वह कोई हरकत करता, कोई न कोई गिर जाता। जब भी कोई गिरता, युग का चेहरा और भी उदास हो जाता। वह देख सकता था कि विक्रम की चालें मूलतः केवल वार करना, काटना काटना आदि थीं। वह पूरी तरह से अपनी चालों का इस्तेमाल भी नहीं करता था। लेकिन वह व्यक्ति इतना भला था कि उसे तलवार चलाने की बुनियादी तकनीक भी नहीं आती थी, और उसे मारना तरबूज और सब्जियां काटने जैसा आसान था। ये देखकर लोगों को घिन आ रही थी। तैयार हो जाओ। शेष बचे कुछ लोग जल्दी से सभी दिशाओं में खड़े हो गए और 5 तत्वों और 8 त्रिकोणों का प्रदर्शन करने लगे। उनके हाथों में लंबी तलवारें थीं और वे आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। अचानक जमीन से एक विशाल संरचना प्रकट हुई और 5 तत्वों की शक्ति का जन्म हुआ। उसी समय उनके हाथों में मौजूद तलवारों से सुनहरी, हरी, नीली, लाल, भूरी और अन्य प्रकाश किरणें निकल रही थीं। उनमें धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी की शक्ति समाहित थी। राजधानी में स्थित स्टार सीजर अकादमी से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि यह प्रसिद्ध पंचतत्व तलवार संरचना थी। 48 यदि तुम मर जाओगे तो सब कुछ मेरा होगा। अल्पविराम। 5 तत्वों की शक्ति 2 विशाल पहाड़ों के समान थी, जिसमें विक्रम को कुचलने की शक्ति थी। एक पल के लिए धातु की अनगिनत आवाजें सुनाई दी। आसमान से हजारों हथियार ऐसे गिरे मानो स्टील के बने राक्षस हों। फिर जमीन से विशाल पेड़ उग उठे और आसमान तक पहुंच गए, यहां तक कि बादल भी उनकी शाखाओं पर उगते हुए प्रतीत हुए। फिर एक भयंकर बाढ़ आई जिसने आकाश और पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया। चारों ओर देखने पर केवल सफेद रंग का विशाल विस्तार ही दिखाई देता था। विशाल लहरें पीली नदी और यांगिजी नदी की गर्जना की तरह उमड़ पड़ी और आकाश और पृथ्वी को सींच दिया। पानी बहने के बाद धरती अत्यधिक गर्म हो गई। आकाश में अनगिनत लाल बिंदु दिखाई दिए और प्रकाश की गति से धरती पर आ गिरे। आग और उल्कापिंडों से आकाश भर गया, जिससे पूरा नीला आकाश लाल हो गया। पहाड़ की चोटी से लावा उबलने लगा। धरती कांप उठी और एक के बाद एक अजीबोगरीब जीव प्रकट होने लगे। मिट्टी पलट गई और धरती की गहराई से बाहर निकल आए। लगभग हर राक्षस की ऊंचाई 1000 फीट थी। विक्रम पंच तत्वों की शक्ति से घिरा हुआ था। वह एक चींटी की तरह था। उसके भीतर का दबाव इतना प्रबल था कि वह किसी व्यक्ति की हड्डियों को चूर चूर कर सकता था। फिर भी वह भयभीत नहीं था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं।
धातुओं के टकराने की आवाज, पेड़ों के उगने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, आग की लपटों के चटकने की आवाज और मिट्टी के पलटने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके चारों ओर सब कुछ शांत हो गया। उसकी गति कई गुना धीमी हो गई। वह धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी की हलचल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हाथ में जल के समान तलवार लिए वह मानो निस्वार्थता की अवस्था में पहुंच गया था। हालांकि युग और अन्य लोगों की नज़र में विक्रम मूर्खतापूर्ण ढंग से तलवार पकड़े हुए मौत का इंतजार कर रहा था। युग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, छी, तुम जानबूझकर रहस्य पैदा कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि एक टूटी हुई तलवार हमारी पंचतत्व तलवार संरचना को रोक सकती है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह किसी अमर तलवारबाज की तलवार है? जैसे ही उसने ये कहा, पंचतत्वों की शक्ति एक जोरदार प्रहार के साथ टूट पड़ी। हालांकि लकड़ी की तलवार का शरीर जल प्रकाश से लहरा उठा, मानो वह एक पारदर्शी बुलबुले को सहारा दे रहा हो जिसने विक्रम के पूरे शरीर को घेर लिया हो। युग तुरंत स्तब्ध रह गया और सदमे में चिल्लाया, ये कैसे संभव है? वहां मौजूद कुछ लोग भी स्तब्ध रह गए। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह जलमयी रोशनी अत्यंत नाजुक थी, मानो एक झटके में टूट जाए, और उस पर एक गड्ढा भी पड़ गया था। हालांकि वे आगे बढ़ने में असमर्थ थे क्योंकि वे जलवाष्प से घिरे हुए थे, उनकी गति भी धीमी हो गई थी। युग को अचानक एक बुरी आशंका हुई। अगले ही पल विक्रम की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। अत्यधिक दयालुता पानी की तरह होती है, एक ही बल से वह निश्चित रूप से टूट जाएगी। ऐसा लगा मानो उसने उंगली उठाई हो। पांचों तत्वों की शक्ति का प्रतिच्छेदन बिंदु ही संरचना का सबसे कमजोर हिस्सा था। तुरंत ही एक बड़ा छेद बन गया। तलवार की ऊर्जा जहां भी गई, पांचों तत्व ध्वस्त हो गए। धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी की शक्ति लकड़ी की तलवार में समा गई। विभिन्न गुणों वाली 5 तलवारों की ऊर्जा को इस साधारण सी लकड़ी की तलवार ने सचमुच दबा दिया। ये वाकई आश्चर्यजनक था। जिन कुछ लोगों ने शुरू में घेरा बनाया था, उनके दिलों में ऊर्जा और रक्त का प्रवाह बढ़ गया। उनके गले में मछली जैसी मीठी गंध आने लगी। उन्होंने खून के बड़े बड़े घूंट फूके और तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ये पता नहीं चल पाया कि वे जीवित थे या मृत। अब वहां केवल युग ही बचा था। विक्रम ने अपनी पलकें उठाईं और उसकी ओर देखा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुम सब एकदम निकम्मे हो। युग ने जमीन पर गिरे हुए कुछ लोगों को देखा। उसकी निगाहें ठंडी थीं। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। युग की इस हरकत के बाद विशाल तलवार जमीन से बाहर निकल आई। आसमान भी थोड़ा अंधेरा हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया में अब सिर्फ इतनी ही विशाल चीज बची हो। तलवार की ऊर्जा से उत्पन्न तीव्र हवा ने जमीन पर गहरी दरारें भी पैदा कर दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई खाई ठंडी हवा उगल रही हो। विनाश का ये दृश्य देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। काटना। युग की जोरदार चीख के साथ विशाल तलवार अचानक नीचे की ओर वार करती हुई आई। मानो आकाश और पृथ्वी 2 हिस्सों में बंटने ही वाले थे। इतनी भयानक शक्ति के सामने विक्रम के हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार टस से मस नहीं हुई। इस समय वह प्राचीन काल से आए हरे पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। तलवार जल की धारा में परिवर्तित होकर इस विशाल तलवार की छाया में से होकर गुजर रही थी। विक्रम की धीमी गति को देखकर युग के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। अचानक उसके सामने खड़ा व्यक्ति गायब हो गया, लेकिन उसकी गर्दन में एक सिहरन दौड़ गई। पता नहीं कब विक्रम उसके पीछे आ गया। जिस लकड़ी की तलवार का उसने पहले उपहास किया था, उसे उसकी गर्दन पर क्षैतिज रूप से रखा गया था। जरा सी भी हलचल से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। उसके इतने करीब होने के कारण युग ने आखिरकार इस तलवार की असाधारण विशेषता को देखा। तलवार की ऊर्जा इतनी तीव्र ठंडी थी कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसी ठंडी ऊर्जा नहीं देखी थी। दुर्भाग्य से अब उसे यह एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। अगर युग को पता होता कि विक्रम इतना शक्तिशाली है, तो वह इस लोहे के तख्ते को लात न मारता। भला किसने सोचा होगा कि इस दूरदराज के गांव में ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है। एक पल के लिए उसके मन में कई विचार उमड़ आए। वह किसी एकांतप्रिय परिवार का वंशज था, या फिर किसी अन्य बड़े संप्रदाय द्वारा अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा गया व्यक्ति था। मेरी आंखें तो हैं, लेकिन मैं माउंट टाई को नहीं पहचानता। आप उदार हैं, कृपया मेरी बात को गंभीरता से न लें। युग ने चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। उसका रवैया पहले से बिल्कुल अलग था। विक्रम को अविचलित देखकर उसने अपना थैला फिर से निकाला। इसमें साधना तकनीकें, सर्वोच्च श्रेणी की आध्यात्मिक गोलियां और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो ये सब तुम्हारे लिए उपहार हैं। विक्रम की निगाहें कुछ ठंडी थीं।
उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। युग इतना भयभीत था कि वह कांप रहा था। ये पहली बार था जब उसे लगा कि मौत उसके इतने करीब है। वह फूट फूट कर रोया, मैं राजधानी शहर के शाओ परिवार का वंशज हूँ, स्टार सीजर अकादमी का छात्र हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे तो शाओ परिवार स्टार सीजर अकादमी का भला हो जाएगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसे अपनी गर्दन पर ठंडक का एहसास हुआ। उसने अविश्वास से अपनी गर्दन को छुआ, मानो उसे विक्रम से इतनी स्पष्टवादिता की उम्मीद न हो। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। युग की गिरी हुई आकृति को देखकर विक्रम ने उसके हाथ से थैला ले लिया। वैसे भी अगर तुम मर भी जाओ तो भी ये चीजें मेरी ही रहेंगी। यदि समस्या की जड़ को दूर नहीं किया गया तो वसंत की हवा उसे फिर से उत्पन्न कर देगी। इसके अलावा युग का स्वभाव ही ऐसा था। वह छोटी छोटी बातों पर भी बदला लेने को तैयार रहता था। कौन जानता था कि उसे जाने देने के बाद वह वापस आकर मुसीबत खड़ी कर देगा या नहीं। युग ने अनिच्छा से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी समय उसके मुंह से प्रकाश की एक किरण निकली और तेजी से हवा में गायब हो गई। विक्रम ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसकी निगाहें कुछ हैरान थीं। यह क्या है? उसे नहीं पता था कि यह युग का आत्मा पशु मृत्यु योद्धा जुगनू था। इस प्रकार के प्रेत प्राणी में हजारों मील दूर से संदेश भेजने की क्षमता थी। ये लक्ष्य के स्थान तक अंतिम संदेश भेज सकता था। उसी समय युग के मुंह में अभी भी कुछ बिना चबाई हुई गोलियां थीं। उनसे आ रही औषधीय सुगंध से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे आध्यात्मिक शक्ति को पुनःपूर्ति करने वाली गोलियां होंगी। अफसोस की बात है कि विक्रम ने उसे अभी उनका उपयोग करने का अवसर नहीं दिया। हालांकि विक्रम को डेथ वॉरियर फायरफ्लाई जैसे जादुई प्राणी के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। फिर भी उसे स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। संभवतः युग की मृत्यु की खबर राजधानी तक फैल चुकी थी, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था। विक्रम ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया था। इस बार वह सावधान था और उसने गोली को मुंह में छिपाना सीख लिया था। शायद भविष्य में उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। तैयारी में कोई हर्ज नहीं था। अध्याय 49 10,000 तलवारें एक में लौटती हैं। इन लोगों से निपटने के बाद विक्रम ने जमीन पर बेहोश पड़े काले जैड कछुए को देखा। काले जैड कछुए की मरणासन आभा ने विक्रम को बताया कि उसकी जान अभी भी बचाई जा सकती है। विक्रम ने लिटिल ब्लैक की चोटों का इलाज करने के लिए लूटी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की गोलियां निकालने में जरा भी संकोच नहीं किया। हवा में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी और लिटिल ब्लैक के घाव तेजी से ठीक हो गए, मानो उन पर दया की देवी की ओस छिड़की गई हो। कछुए की पीठ पर बने पैटर्न से भी एक प्राचीन आभा निकलती थी, मानो उनमें पहाड़ों की शक्ति समाहित हो और वे चारों समुद्रों पर प्रभुत्व जमाए हुए हों। ऐसा प्रतीत होता था कि यह एक तरह से वरदान साबित हुआ। काले कछुए की नस्ल की संख्या में काफी वृद्धि हो गई थी। मुझे लगता है कि उनके पास भी बहुत सी अच्छी चीजें होनी चाहिए। विक्रम ने युग का थैला उठाया। मालिक मर चुका था। उस पर लगी बाहरी परत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसने उसे सहजता से खोला और अंदर से प्रकाश की किरणें फैल गईं। वास्तव में अंदर बहुत सी अच्छी चीजें थीं। 8 सितारा नीली घास, 9 चक्रों वाली कायाकल्प गोली, तरह तरह की गोलियां और कई जादुई खजाने और कलाकृतियां। ये सचमुच चकाचौंध कर देने वाला था। उसने अनुमान लगाया कि इनमें से कुछ युग के थे, बाकी पर खून के धब्बे थे। स्पष्टतः ये सभी चोरी किए गए थे, लेकिन अब ये सभी विक्रम को दे दिए गए थे। लगता है इस बच्चे ने बहुत मुसीबत खड़ी कर दी है। मैं स्वर्ग की ओर से न्याय करने का श्रेय पा सकता हूँ। विक्रम ने हर जगह तलाशा, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था। वह मन ही मन बुदबुदाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बड़े तलवारबाज के पास तलवार चलाने की कोई अच्छी तकनीक भी नहीं है। अचानक एक छोटी सी जैद की पर्ची उसकी नजर में आ गई। जैद पत्थर की उस पट्टी में प्राचीनता का आभास था। उस पर खोखली आकृति उकेरी गई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि युग उसे बहुत संजोकर रखते थे। उसे अकेले ही रखा गया था। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना उसमें डाली और जैद की पर्ची के ऊपर कुछ बड़े शब्द दिखाई दिए। 10,000 तलवारें एक में लौटती हैं। जब शब्द धीरे धीरे लुप्त होने लगे तो वे अचानक एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की किरण में बदल गए और विक्रम के चेतना सागर में प्रवेश कर गए। पल भर में विक्रम को असहनीय सिर दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे वह फटने ही वाला हो, मानो उसके सिर में अनगिनत कीलें चुभी हों और उसकी चेतना का सागर भी उथल पुथल हो गया हो। लगभग इसी वजह से उसने जैद स्लिप से अपना संपर्क तोड़ दिया था। उसने दांत भींच लिए और उसके माथे पर पसीने की एक पतली परत आ गई। आम लोग अगर इतना दर्द सहते तो बेहोश हो जाते, लेकिन विक्रम अब तक डटे रहे।
यही उनकी दृढ़ता और साहस का प्रमाण था। मानो वह उससे प्रभावित हो गया हो। चेतना के सुनहरे सागर में विशाल लहरें उठ उठी और उस भयंकर तलवार को दबा दिया। जब उसने देखा कि वह अंततः शांत हो गई है, तो विक्रम ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। अब मुझे तलवारबाजी की कला भी आती है। वह तलवार अमर के आत्मिक चेतना के समक्ष आया। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें, वरिष्ठ। तलवारबाज की चेतना बाहर हो रही घटनाओं को भांप सकती थी। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि यह तलवारबाजी कला कहाँ से आई है। उसने हल्के से सिर हिलाया। सब ठीक है। ये सर्वविदित है कि युग ने इस 10,000 तलवारों को एक में वापस लाने की तकनीक को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया था। इसी कारण वह इसे एक अनमोल खजाना मानता था। राजधानी में भी ये तलवारबाजी की एक दुर्लभ और बहुमूल्य कला थी। दुर्भाग्यवश युग की चेतना का सागर इसे सहन नहीं कर सका। तलवारबाजी की इतनी मूल्यवान कला को एक तरफ रख दिया गया ताकि भविष्य में वह इसका अभ्यास कर सके। अप्रत्याशित रूप से अब ये सब दूसरों के फायदे के लिए था। तलवार अमर की आत्मा चेतना ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, मानो कोई अमर मार्गदर्शक हो। जेड की पर्ची पल भर में असंख्य ऊर्जा और शक्ति से भर गई और ऐसा लगा जैसे कुछ बदल गया हो। शून्य में एक अवर्णनीय दबाव छा गया और विक्रम भी इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। मैं इसे सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगा। आपको इसे ध्यान से देखना होगा। जैसे ही उनकी आवाज थमी, तलवार अमर की आत्मा सफेद धुएं की तरह फैल गई। उनके हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में तलवार थी। उनका शरीर आकाश और पृथ्वी में रूपांतरित हो गया और सर्वव्यापी हो गया। हवा में संघनित हुई सभी लंबी तलवारें अलग अलग प्रकार की शक्ति प्रदर्शित कर रही थीं। तलवार अमर की आत्मा की चेतना एक अमर प्राणी जैसी दिखती थी, लेकिन तलवार की आभा से परिपूर्ण। वह बिल्कुल अलग था। उसके चारों ओर तलवार की तीव्र ऊर्जा ऐसे घूम रही थी मानो धनुष प्रहार के लिए तैयार हो। 10 तलवारों की शक्ति। आकाश से कई लंबी तलवारें गिरीं, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। उसके पैरों के नीचे गहरी खाइयां दिखाई देने लगीं और धरती कांप उठी। तलवारों की शक्ति इतनी भयानक थी कि लोग सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विक्रम ने जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। 100 तलवारों की शक्ति। एक गड़गड़ाहट के साथ पास ही स्थित विशाल हरा पर्वत मध्य से 2 हिस्सों में कट गया। अनगिनत चूर्णित पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ गए और कटाव एकदम चिकना और समतल था। ये सचमुच अद्भुत था। हजारों तलवारों की शक्ति। अचानक आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश गायब हो गया और घनी रूप से लिपटी तलवारें आपस में उलझ गईं। ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी भी इतनी शक्तिशाली शक्ति का सामना नहीं कर सकते। विक्रम तलवार की धार से बचने के लिए मजबूरन कुछ कदम पीछे हट गया। 10,000 तलवारों की शक्ति। अल्पविराम। जैसे जैसे तलवार अमर की आत्मा की चेतना तेज होती गई, ऐसा लगा मानो वह अनगिनत टुकड़ों में बंट गया हो। विक्रम यह नहीं बता पा रहा था कि वे टुकड़े असली हैं या नकली। ऐसा लग रहा था मानो हर परछाई में एक अद्भुत शक्ति समाहित हो। अगर किसी को युद्ध के मैदान में ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़े तो ये बेहद भयानक होगा। इसका मतलब ये था कि हर बार जब वह हमला करता था तो उसमें पूरे शरीर की ताकत होती थी। इस समय विक्रम ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। लाखों तलवारों की शक्ति। लाखों तलवारों की शक्ति। 10 मिलियन तलवारों की शक्ति। 100 मिलियन तलवारों की शक्ति। 1 अरब तलवारों की शक्ति। अल्पविराम। विक्रम की सांसें लगभग रुक गईं। तलवारों की छायाओं से आकाश भर गया, मानो ये तलवार की शक्ति से निर्मित एक संसार हो। एक तलवार आकाश और पृथ्वी को चीर सकती थी और एक तलवार हर चीज को काट सकती थी। उसमें होने का वह घुटन भरा एहसास ऐसा था मानो वह किसी पतली रस्सी पर चल रहा हो और नीचे एक गहरी खाई हो। ऐसा लग रहा था मानो वह मृत्यु के साथ नृत्य कर रहा हो। उसने इतनी सारी तलवारें पहले कभी नहीं देखी थीं। विक्रम दंग रह गया। तलवारों की ऊर्जा उग्र होकर लोगों की आंखों को भेद रही थी, फिर भी वह अपने सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। अंतिम तलवार। तलवार अमर की आत्मा की चेतना तीव्र होती जा रही थी और तलवारों की छायाएं असंख्य थीं। अंत में असंख्य तलवारें आपस में विलीन हो गईं, मानो वे अपने मूल स्वरूप में लौट आए हों। जटिलता को सरलता में बदलना, यही एकमात्र उपाय है। विक्रम की पुतलियां सिकुड़ गईं। अभी कुछ देर पहले तक उससे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था। देखने में तो ये तलवार का सबसे साधारण वार लग रहा था, लेकिन इसने लोगों को प्रतिरोध करने के किसी भी विचार को असमर्थ कर दिया, मानो वे केवल मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। सरलता की ओर लौटना, बस इतना ही।
तलवार अमर की आत्मा की चेतना शांत हो गई और सब कुछ शांत हो गया। यदि तलवार की शक्ति से नष्ट हुई पर्वत चोटी और जमीन पर फैली अव्यवस्था न होती, तो विक्रम को यह भी लगता कि उसने अभी जो कुछ देखा वह सब एक भ्रम था। स्वॉर्ड इमॉर्टल द्वारा किए गए संशोधन के बाद 10,000 स्वॉर्ड्स रिटर्न टू वन वास्तव में पहले से अलग हो गया था। यदि पहले इसे केवल एक उच्च श्रेणी की तलवारबाजी कला कहा जाता था, तो अब इसे शीर्ष स्तर की कला कहा जा सकता है। मैंने अपना पूरा जीवन मार्शल आर्ट की दुनिया में बिताया है। मैं कभी भी उस अत्यंत बुद्धिमान तलवारबाज से नहीं डरा जिसने लाखों तलवार कलाएं सीखी हों। लेकिन मैं केवल उस मूर्ख से डरता हूं जिसने लाखों बार तलवार कला का अभ्यास किया हो। हे नौजवान, तुम्हें तलवार कला का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसके विपरीत तुम्हारा मन बिल्कुल शांत है। ये जानना आवश्यक है कि 10,000 तलवारों का अंतिम शब्द एक है। यदि तुम इसके पीछे के सिद्धांत को समझ जाओगे तो तुम इस तलवार तकनीक की पूरी शक्ति का उपयोग कर पाओगे। तलवार अमर की आत्मा की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। अभी अभी मिले मार्गदर्शन के बाद ये स्पष्ट था कि उसने अपनी बहुत सी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब वह जल्द ही इस दुनिया से विदा हो जाएगा। मैं जल्द ही जा रहा हूं। मुझे आशा है कि भविष्य में आप बुराई को दंडित करेंगे और अच्छाई को बढ़ावा देंगे। बुराई का मार्ग न अपनाएं। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो भविष्य में आप निश्चित रूप से महान कार्य करेंगे। विक्रम ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। चूंकि उन्होंने तलवार अमर की आत्मा चेतना के मार्गदर्शन में रुओशुई तलवार प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से तलवार अमर का आधा शिष्य माना जाता था। कृपया निश्चिंत रहें, वरिष्ठ। मैं आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करूंगा। उसे इस हालत में देखकर तलवार अमर की आत्मा ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि एक बात ऐसी है जिसके बारे में मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। 50 पानी में स्नान करती अत्यंत सुंदर स्त्री। तलवार अमर आत्मा की निगाहें शून्य में धंस गईं, मानो वह किसी स्मृति में डूबा हुआ हो। उस समय दिव्य प्राणी श्वेत बाघ ने मुझे बचाने के लिए विस्फोट में अपनी जान दे दी थी। हालांकि श्वेत बाघ वंश में पुनर्जन्म लेने की क्षमता होती है और वह एक श्वेत बाघ के अंडे के रूप में पुनर्जन्म लेगा। मुझे आशा है कि आप उसे ढूंढ लेंगे और उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। इसे मेरी अंतिम इच्छा समझिए। हे भगवान, उसके पास 4 दिव्य पशुओं में से केवल सफेद बाघ की ही कमी थी। जिस समय विक्रम इस बात को लेकर चिंतित था कि श्वेत बाघ रक्त रेखा वाले दिव्य जानवर को कहां खोजा जाए, उसी समय तलवार अमर की आत्मा चेतना ने उसे एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया। ये तो सबको पता था कि उसने पहले ही नीले ड्रैगन, लाल पक्षी और काले कछुए को इकट्ठा कर लिया था। अगर उसे आखिरी सफेद बाघ भी मिल जाता तो वह यकीनन एक बड़ी सफलता हासिल कर लेता। आप निश्चिंत रहें, वरिष्ठ। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। चाहे ये तलवार अमर का अनुरोध हो या स्वयं के हित में, विक्रम जितनी जल्दी हो सके सफेद बाघ को ढूंढ निकालेगा। अजीब बात यह है कि यह सुनकर तलवार के अमर देवता को राहत नहीं मिली। इसके बजाय उनके चेहरे पर एक दुर्लभ विरोधाभासी भाव प्रकट हुआ। मैं श्वेत बाघ के चरित्र का वर्णन कैसे करूं? संक्षेप में, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी खातिर इसे क्षमा कर देंगे। विक्रम ने सोचा कि तलवार अमर निश्चिंत नहीं हो सकता, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि श्वेत बाघ का स्वभाव दुष्ट और उसे वश में करना बेहद मुश्किल था। इस मामले में बहुत अच्छा। तलवार अमर की आत्मा की चेतना की आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। अंतिम शब्द के समाप्त होते ही वह पूरी तरह से हवा में गायब हो गई। विक्रम ने गहरा प्रणाम किया। उनके हाथ में मौजूद रुओशुई तलवार की रोशनी एक पल के लिए मंद पड़ गई, मानो उसे पता चल गया हो कि तलवार अमर की आत्मा का देहांत हो गया है। उन्होंने तलवार के शरीर को ऐसे सहलाया जैसे चुपचाप उसे सांत्वना दे रहे हों। युग और अन्य लोगों को मारने के बाद उसे विश्वास था कि कुछ समय के लिए तलवार के मकबरे में कोई नहीं आएगा। यहाँ का वातावरण शांत था। इसके अलावा विक्रम ने अभी अभी तलवार साधना का अपना पेशा जागृत किया था और रुओशुई तलवार तथा तलवार अमर की आत्मा चेतना का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। निस्संदेह ध्यान करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। इसके अलावा तलवारों के इस तहखाने का लंबा इतिहास था और यह अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में था। भले ही ये प्रसिद्ध तलवारें इस स्थान पर सील कर दी गई हों, लेकिन इनके शरीर में मौजूद तलवारों की ऊर्जा आसानी से नष्ट नहीं होगी। समय के साथ इस स्थान पर तलवार की ऊर्जा अत्यंत भयावह स्तर तक संचित हो गई थी। जो भी इस स्थान में कदम रखता उसे दबाव महसूस होता और वह यहाँ अधिक देर तक नहीं रह पाता। हालांकि विक्रम ने न केवल ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, बल्कि उसने यहाँ साधना करने की योजना भी बनाई।
रुशुई तलवार को वश में करने के अलावा ये स्पष्ट था कि उसका शरीर और चेतना का सागर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसके मन में तलवार अमर की आत्मा की चेतना का दृश्य उभर आया। ऐसा लगा मानो वह स्वयं वहां मौजूद हो और पिछली घटना में लौट आया हो। हालांकि इस बार वह केवल एक दर्शक नहीं था। वह अपने रूप का उपयोग आत्मा में परिवर्तित होने के लिए कर रहा था, और वह अपनी चेतना के सागर में 10,000 तलवारों को एक में वापस लाने की तलवार तकनीक का अनुमान लगा रहा था। जब विक्रम ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो अचानक उनकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो उठा। ये वास्तव में दो तेज तलवारों के समरूप था जो लगातार तेज होती जा रही थी। हालांकि कुछ समय बाद वह अपने पहले वाले शांत रूप में लौट आए। डिंग, मेजबान ने लिटिल ब्लैक की 3 दिन की खेती को छोड़ दिया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 50 गुना प्रतिफल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मेजबान को 150 दिनों की साधना प्राप्त हुई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट तलवार की शक्ति का उपयोग करके यह साधना करना वास्तव में आधी मेहनत और दुगुना परिणाम देने वाला था। विक्रम ने अपनी साधना लिटिल ब्लैक को सौंपने और कुछ देर आराम करने के बाद उस स्थान की ओर जाने का फैसला किया जहां तलवार अमर ने उसे श्वेत बाघ को खोजने के लिए कहा था। तलवार अमर द्वारा बताए गए स्थान के अनुसार श्वेत बाघ का अंडा तलवार मकबरे के पीछे एक घाटी में था। वह स्थान अत्यंत गुप्त था। यदि तलवार अमर न होते तो उन्हें ये पता ही न चलता कि तलवार मकबरे के पीछे एक और गुफा स्वर्ग जैसी वैकल्पिक भूमि मौजूद है। विक्रम ने दोनों हाथों से एक आकृति बनाई और अपने सामने के मायाजाल को तोड़ दिया। धीरे धीरे एक संकरा छेद दिखाई दिया और वह उसमें प्रवेश कर गया। वह छेद घुमावदार और घोर अंधकार में था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाता है। उसे यह नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चलता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे सड़क का अंत दिखाई नहीं दे रहा है। विक्रम ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार अमर की आत्मा बहुत लंबे समय तक सोई रही हो और उसे गलत याद हो? अपने सामने हल्की सी हलचल महसूस करते ही विक्रम ने अपनी चाल तेज कर दी। आखिरकार उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह कुछ दर्जन मीटर आगे बढ़ा और उसके सामने का दृश्य अचानक स्पष्ट हो गया। हरे भरे पहाड़, हरा पानी और रंग बिरंगे फूल। ऐसा लग रहा था मानो वह मानव जगत में किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी, जो घनीभूत होकर उसके चारों ओर मंडरा रही थी। विक्रम को बहुत अधिक सुकून महसूस हुआ और वास्तव में उन्हें पहले कभी इतना सुकून नहीं मिला था। सेवानिवृत्त होने के लिए यह एक अच्छी जगह है। उसने अपने आसपास देखा और उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि उसे पास से पानी के बहने की आवाज सुनाई दी और वह तुरंत उत्सुक हो गया। जब उसने करीब से देखा तो पाया कि वह एक छोटी सी धारा थी। हालांकि धारा के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा सघन हो गई थी। सफेद धुंध ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था और वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। छप छप, एक छपछपाहट के साथ उसके सामने एक बर्फ सफेद आकृति प्रकट हुई। वह मानो जैद और बर्फ से बना एक निर्मल ठंडा चांद थी। उसके काले घने बाल शैवाल की तरह बिखरे हुए थे। काले और सफेद रंग आपस में टकरा रहे थे, जिससे विरोधाभास और भी स्पष्ट हो रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और क्रिस्टल जैसे साफ पानी की बूंदें धीरे धीरे उसके कोमल गालों से नीचे गिरी, उसके भरे हुए चेरी जैसे होठों की आकृति को उभारती हुई, जो पेड़ पर पके आड़ू की तरह थे और अंत में नीचे की ओर फैल गईं। उस महिला ने भी शायद इसे महसूस कर लिया था और उसने अपना सिर पीछे घुमाया। उसकी आवाज चट्टान पर बहते झरने की तरह शांत थी। कौन है? उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा के एकत्रीकरण से निर्मित सफेद कोहरा अचानक फट गया और हवा के विशाल प्रवाह ने विक्रम को दर्जनों मीटर दूर धकेल दिया, जिसके बाद वह अंततः रुक गया। जब उसने अपना सिर उठाया तो वह स्त्री कुछ ही दूरी पर एक हल्की तितली की तरह आकर बैठ गई। उसने पानी के नीले रंग का एक वस्त्र पहना हुआ था जो उसकी कमर पर ढीला बंधा हुआ था। पानी में एक कमल का फूल प्राकृतिक रूप से उकेरा हुआ था। उसे अभी तक श्वेत बाघ नहीं मिला था, लेकिन उसे एक बेहद खूबसूरत चेहरे वाली महिला मिली। क्या वह श्वेत बाघ हो सकती है? यह विचार विक्रम के मन में अनायास ही आ गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, महिला का भयंकर हमला शुरू हो चुका था। हमले को लगभग किसी ने नहीं देखा। नहीं, मुझे समझाने दीजिए। सौभाग्यवश विक्रम ने समय रहते प्रतिक्रिया दी, अन्यथा उसका सिर अब तक धड़ से अलग हो चुका होता। उस स्त्री की निगाहें इतनी ठंडी थीं मानो उनमें अनगिनत बर्फ के टुकड़े समाये हों, जिससे लोगों के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। हालांकि उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखें बेहद चमकदार थीं।
जब ये दोनों आंखें एक साथ मिलती थीं, तो ऐसा लगता था मानो वह निर्दयी हो, फिर भी मोहक हो। विक्रम को बिना पलक झपकाए घूरते देख वह महिला और भी क्रोधित हो गई। उसके हमले और भी बेरहम हो गए, और उसकी हथेली से असीम आध्यात्मिक प्रकाश फूट पड़ा। मैंने अभी अभी कुछ भी नहीं देखा। अगर उसने इसका जिक्र नहीं किया होता तो ठीक था, लेकिन अब जब उसने कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वह बहाने बना रहा हो। महिला ने फिर से हथेली से प्रहार किया, और विक्रम के पीछे की चट्टान अचानक चकनाचूर हो गई। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से दिख रही जानलेवा मंशा को देखकर विक्रम भी गंभीर हो गया। अगर तुम इसी तरह करती रही, तो मेरे असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। दुर्भाग्य से उस महिला ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसने बस तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हें जीना है तो जी लो। अपनी आंखें यहीं छोड़ दो।